हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको मालूम है कि आपकी प्रिपरेशन कॉन्सेप्ट लेवल पे अच्छी होनी चाहिए, फिजिक्स सरल भाषा में समझ में आनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपकी सरल भाषा में समझ में आए और वीडियो लेक्चर देखने के बाद आपसे न्यूमेरिकल निकल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी नीट चैनल को झट से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग आज जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन होगा सरफेस टेंशन का। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के अंदर ये लास्ट पोर्शन है, लास्ट टॉपिक है सरफेस टेंशन और उससे जुड़ी हुई बातें। इसके पहले के वीडियोस और पहले के चैप्टर के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, जो देखना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस में फॉलो करेंगे फिजिक्स तो और आसान लगती है। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, वहां पर क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्सेप्ट या ये वीडियो बन रहे हैं, ये टॉप क्वालिटी वीडियो है बेटा। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, कोटा में भी पढ़ रहे होंगे, तो भी ये कंटेंट उससे मैच करता हुआ मिलेगा या कई जगह उससे बेहतर सरल भाषा में मिलेगा। ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो, ये कंटेंट उन पे भारी पड़ने वाला है। तो आपको ये एक शानदार कंटेंट मिल रहा है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो फिजिक्स में भी आपके 180 बाई 180 आ जाएंगे। इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सारा सिलेबस मैं यहां करवा रहा हूं। कोई एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आने वाला, इतना कर लो बस, इसी में से आना है। चलिए बात को स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो स्पेशली डिजाइंड वीडियो है, ये नीट के लिए, ना ये 12th की बात मैं कर रहा हूं या यहां ना मैं इंजीनियरिंग जेई की बात कर रहा हूं। एकदम आपके लिए जैसे वीडियो चाहिए वैसे ही हैं, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो ये हम लोग पार्ट नंबर 4 पर हैं बेटा, जहां पर आज हम लोग जो डिस्कशंस करने वाले हैं वो है सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एक्सेस प्रेशर, एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड कैपिलरिटी। इतनी चीजें पढ़ेंगे, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझ में आने वाली है। कुछ बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर जो आप यहाँ पढ़ा रहे हैं उसका मुझे अगर पीडीएफ भी मिल जाए एनोटेशंस के साथ तो बड़ी आसानी से काम बन जाएगा। तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पे पीडीएफ अपलोड कर देता हूं, आपको मिलता रहेगा फटाफट। और कुछ बच्चे मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए बेटा अरविंद एकेडमी ऐप है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें। स्टोर सेक्शन में चेक करें, कई ऐसे मटेरियल मिलेंगे जो नीट में आपको काफी हेल्प करेंगे, आपके डॉक्टर बनने के सपना पूरा करा सकते हैं। बहुत ही टॉप क्वालिटी मटेरियल है, आप उनको लेकर अपने पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। आज का टॉपिक जिसकी वजह से ये वीडियो बन रहा है, बात करते हैं हम लोग सरफेस टेंशन की। आखिर सरफेस टेंशन होता क्या है? सरफेस टेंशन फ्लूइड की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, और उसकी वजह से उसका जो सरफेस एरिया होता है वो मिनिमम होता है। यानी जो सरफेस एरिया आएगा बाहर का किसी फ्लूइड का, वो उसे मिनिमम रखना चाहती है। साथ में ये जो उसकी सरफेस बन रही होगी वो हमेशा एक तरह का स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन रहता है, खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह रहती है। आपने देखा होगा जो ड्रॉप होती है नॉर्मली जब गिरती है तो स्फेरिकल इन शेप होती है ऐसे। तो आप अगर सोचें भाई ये स्फेरिकल कैसे होती है, इसीलिए होती है कि जो फ्लूइड है वो अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और उस वजह से वो अपने सरफेस एरिया को, यानी ये जो बाहर वाला एरिया है, इसको कम से कम रखेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेंगे, कम से कम रखेंगे। और फॉर ए गिवन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, अगर वॉल्यूम फिक्स्ड है तो उसमें सबसे छोटा सरफेस एरिया किसका हो सकता है? स्फेरिकल इन नेचर, स्फीयर का। इसलिए जो बूंदें होती हैं, ड्रॉप होती हैं, वो स्फेरिकल इन नेचर होती हैं। यही कारण है स्फेरिकल इन नेचर। ये क्या है बेटा? ड्रॉप्स की बात कर रहा हूं, वाटर ड्रॉप्स कह दीजिए या जो भी ड्रॉप आपको कहना है। अब ये ऐसा यहां पर लिखा भी है, यहां पर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि यहां पर देखिए जो मॉलिक्यूल, समझ लीजिए पानी है, वाटर, समझने के लिए आसानी रहती है। वाटर के अंदर जब मॉलिक्यूल रहता है तो वाटर के मॉलिक्यूल ही इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं वो चारों दिशाओं में लगता है और वो एक दूसरे को नलीफाई कर देता है। यानी कोई अगर मॉलिक्यूल वाटर के अंदर है, वाटर मतलब फ्लूइड, वाटर के अंदर है, तो उस समय कोई भी नेट फोर्स नहीं लगेगा। यहां की बात की जाए तो एफ नेट की बात अगर आप करेंगे तो इसको 0 लिख देंगे बेटा, बात पकड़ में आ गई। लेकिन यहां पर अगर इसकी सरफेस पे चले जाएं, टॉप पर, तो यहां पर जो ऊपर लग रहे थे फोर्सेस वो तो सारे एब्सेंट हो गए, क्योंकि ऊपर तो वाटर है ही नहीं।
केवल नीचे के फोर्सेस लगे और इनका रिजल्ट क्या होता है, नेट डाउनवर्ड फोर्स। तो इसमें आपको एफ नेट डाउनवर्ड फोर्स प्रेजेंट रहता है। ये डाउनवर्ड फोर्स को मैं नॉट इक्वल टू 0 लिख देता हूं, मतलब प्रेजेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी इसी की वजह से पैदा होती है कि जो नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो ये इसका कारण भी हो जाता है। और होगा क्या सरफेस टेंशन की वजह से, जैसे मैंने बताया कि जो सरफेस है उसका वो मिनिमम एरिया एक्वायर करने की कोशिश करेगा, और ये जो बाहर की जो इसकी ड्रॉपी ले ले सरफेस है, एकदम खिंची हुई मेम्ब्रेन की तरह लगती है। ऐसे फील कर लीजिए कभी कभी ठंडक में आपका गाल लगता है ना खिंचा खिंचा थोड़ा महसूस करते हैं कि बड़ा खिंचाव सा है, रूखा जब हो जाता है, वैसे ही समझ लीजिए ये मेम्ब्रेन है जिससे आप अच्छा कनेक्शन स्टैब्लिश कर सके। खिंचाव हमेशा महसूस करता है। अब बात ये उठती है कि अगर इस पे सरफेस टेंशन लग रहा है भैया, तो सरफेस टेंशन का कुछ डेफिनेशन या किसके कितना लगता है, क्योंकि फिजिक्स केवल ये नहीं होती कि ऐसा होता है। अगला तुरंत सवाल उठता है कि भाई कितना होता है, उसी के बाद फिजिक्स बन सकती है, और जो कि आप बड़े आसानी से बना लेंगे। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए लिक्विड लेते हैं, लिक्विड का सरफेस लेते हैं और वहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कोई भी इमेजिनरी लाइन ले लीजिए ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड ए बी, और इसके पास की एरिया की बात करते हैं जो इसके रिसेंट विसिनिटी में है। तो अगर ये जो सरफेस टेंशन है ये फ्लूइड जब रेस्ट में होता है तब की प्रॉपर्टी है ना। तो रेस्ट में फ्लूइड अगर है तो इस पर जो फोर्सेस लग रहे होते हैं वो फोर्सेस किस डायरेक्शन में लगते हैं, ये फोर्स लगता है इस लाइन के परपेंडिकुलर एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड। दो बातें बताई हैं, एक तो इस लाइन के 90 डिग्री पर, इधर भी लगेगा इधर भी लगेगा, ये हो गया 90 डिग्री किसका, इस लाइन के, और किस डायरेक्शन में रहेगा, टेंजेंट टू द फ्लूइड ऑफ द सरफेस, यानी सरफेस में ही, जैसे ये फ्लूइड का सरफेस है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स, इसी डायरेक्शन फोर्स। ऐसा नहीं कि इस पे 90 लेकिन ऊपर निकल जाए, ऊपर नहीं, सरफेस पे ही फोर्स जो लग रहा होता है। ये जो फोर्स लग रहा होता है ये फोर्स प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, किसकी लेंथ के, जो हमने लाइन खींची है ए बी। ए बी को बड़ा मान लेंगे, इमेजिनरी लाइन है, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है, हमने सोचा है सरफेस टेंशन को डिफाइन करने के लिए। तो अगर ये लाइन हमारी बड़ी कर दें तो क्या होगा, तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा, उसी के प्रोपोर्शनल होता है। और यहीं पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक एस्टैब्लिश कर देते हैं, F इज इक्वल टू एस एल, या इसको T बोल दीजिए, और यही भाई साहब हमारे सरफेस टेंशन है। इसी को हम बोल देते हैं सरफेस इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को। तो ये हो जाता है सरफेस टेंशन। दो बार मिटाया लेकिन सरफेस टेंशन, कई लोग इसको टी भी लिखते हैं, आगे मैं भी टी लिखूंगा तो आप इसको पकड़ सकते हैं। अब इसको डिफाइन करने की बारी इस इक्वेशन से अगर आ जाए तो कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, बहुत ही सरल तरीके से। वहां हमने देखा था F इज इक्वल टू एस एल, तो S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, F अपॉन L। और यही बात यहां पर देखिए मेंशन कर दी गई है कि सरफेस टेंशन क्या होगा, फोर्स अपॉन लेंथ। तो ये क्या हो गया, सरफेस पर, फ्लूइड की सरफेस पर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लग रहा है उसी को हम सरफेस टेंशन बोलते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बना दी गई। और इंटरेस्टिंग बात अभी एक चीज देखिएगा कि यहां पर क्या बोला गया कि सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ of an imaginary line drawn on the surface of the fluid, the direction of force being perpendicular to this line, जो डायरेक्शन था इस लाइन के जो इमेजिनरी खींची है इसके परपेंडिकुलर एंड टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड एंड टेंजेंशियल टू द लिक्विड सरफेस। अब यहां पे बता भी रहे कि जो फोर्स रहेगा, ये जो सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ वाला फोर्स है वो किस तरह का, आप समझ पाए, इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल टू द फ्लूइड सरफेस। ये डायरेक्शन फायरेक्शन सब बता दिया, लेकिन सरफेस टेंशन हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा आप। यहां गलती कई बच्चे कर सकते हैं क्योंकि इस डेफिनेशन को पढ़कर ऐसी भावना आती है कि भाई इसमें डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड की भी बात कर रहे हैं तो वेक्टर हो जाना चाहिए। सरफेस टेंशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, पकड़ लीजिएगा इस बात को। अब यहां पर
ये बोला गया है कि जब हम लोग कपड़े धुलते हैं तो कपड़े धुलते वक्त जो पानी होता है उसका सरफेस टेंशन होगा। उस सरफेस टेंशन की वजह से वो आसानी से जो फाइबर्स होते हैं, जो कपड़े के सूत होते हैं, धागे होते हैं, उन धागों के भाई डर्ट लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, पसीने की है, मिट्टी है वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर वो घुसेगा जब तक नहीं फाइबर के रेशों के बीच में, तब तक उस डर्ट को निकाल नहीं पाएगा। इन नॉर्मल सिचुएशन सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से वो उतना होने की वजह से कि वो घुस नहीं पाता फाइबर्स के अंदर। अगर आप इसको पानी को गर्म कर दें या इसमें साबुन मिला दें तो इसकी वजह से इसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा तो एरिया ज्यादा करना आसान हो जाएगा वाटर का, और वो घुस जाएगा फाइबर्स रेशों के अंदर, कपड़ों के रेशों के अंदर, और डर्ट को वहां से आउट कर देगा। क्योंकि डर्ट तो रेशों से चिपकी है ना, जो चिपकी है इसके बीच में पानी आ गया तो चिपकेगी किससे? आप समझ पाए? ये मान लो कपड़े का रेशा है, थोड़ा सा मजा लेने के लिए, और इस पे भाई साहब ये डर्ट थी। अब आपने ये फैब्रिक या फाइबर लिख देते हैं। अब इसमें अगर आपने पानी छोड़ दिया और पानी इसके बीच आ गया ऐसे, देखिए ये क्या है, दिस इज वाटर। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ, डर्ट जो चिपकी थी फाइबर से, बीच में पानी घुस गया तो किससे चिपकेगी? आउट हो जाएगी, निकल जाती है, खंगाल लेते हैं अपना कपड़ा, फर्स्ट क्लास साफ हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो ये कहानी है कि कपड़े धुलने के लिए हम लोग गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं और सोपी वाटर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है और हमारी कपड़ों की सफाई अच्छे से हो जाती है। मैंने आपको क्लियर कर दिया है। चलिए आगे की बात देखते हैं कि इसकी यूनिट क्या है। बहुत सरल सी बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिट्स एंड डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। तो एसआई यूनिट सरफेस टेंशन की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर। आपने देखा ही था भाई, एस को लिख रहे थे एफ बाई एल, तो ये न्यूटन अपॉन मीटर हो जाएगा, कोई खास बात नहीं। और इसी तरह सीजीएस डाइन पर सेंटीमीटर, और डायमेंशन भी बड़े आराम से निकाल लेंगे, ml 0 t-2, ये इसका डायमेंशन हो गया। आप यहाँ डायमेंशन वगैरह पूछ लेते हैं तो तैयारी होनी चाहिए। चलिए अगली बात करते हैं और एक छोटा सा न्यूमेरिकल साथ में लेते हैं, बहुत ही बच्चों वाला न्यूमेरिकल है, आप तुरंत कर लेंगे। ए लिक्विड इज केप्ट इन ए बीकर ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ये एक बीकर ले लो ऐसे और लिक्विड भर दो इसके अंदर, और क्या है भाई, ठीक 4 सेंटीमीटर का बीकर है और इसका रेडियस भाई साहब 4 सेंटीमीटर है, डायमीटर तो नहीं है, नहीं, कंसीडर ए डायमीटर ऑफ द बीकर। यहां पर इसके डायमीटर, यहां पे ऐसी सरफेस बनेगी टॉप पर, एक डायमीटर ले लीजिए ऐसे, डायमीटर का मतलब हो जाएगा 4 का दुगना 8 सेंटीमीटर। ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर फाइंड द फोर्स बाय विच सरफेस ऑन वन साइड ऑफ द डायमीटर पुल्स द सरफेस ऑन द अदर साइड। यहां पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को हम निकालना चाहते हैं। सरफेस पे है ना लाइन, डायमीटर खींच दी, डायमीटर ऐसे खींची, आप तिरछी भी खींच सकते हैं, मतलब वो तो सर्किल नुमा होगा, उसका टॉप ले, जब टॉप व्यू देखेंगे कहीं से खींच दीजिए, ऐसा डायमीटर ले लीजिए, ऐसा डायमीटर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो उस पर निकाल रहे हैं फोर्स। ये फोर्स ऊपर की तरफ नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब मैं पढ़ता था क्लास 12th में ना, तो टीचर ने पढ़ाया तो था, लेकिन मेरी गलती थी कि मैंने ये समझ लिया कि सरफेस टेंशन किधर लग रहा है, आसमान की तरफ, मतलब दिमाग में आ गया 90 डिग्री। ये नहीं ध्यान दिया, शायद किताब में लिखा ही होगा, मैं नहीं समझ पाया हूंगा कि भाई जो फोर्स, जो डायरेक्शन है सरफेस टेंशन का, वो उस लाइन के 90 डिग्री पर तो है, लेकिन टेंजेंशियल टू द सरफेस ऑफ द फ्लूइड है, ना कि आसमान की तरफ। अब ये बेवकूफी हो जाती है, अपने से भी होती रही कई सालों तक। खैर, आप इस बात को, आपके साथ नहीं होगा, आप समझ पा रहे हैं। अब यहां पर लेंथ हो गई, देखिए ये डायमीटर डी हो गया 18 सेंटीमीटर, जो कि यहां पर लेंथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। मीटर में लिख लो ना, 0.08 मीटर। अब सरफेस टेंशन की कहानी क्या होती है? S इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। एफ निकालना है तो S इंटू एल। एस यहां पर दे रखा है 0.075 और L की वैल्यू हो गई 0.08 मीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन, और यही आपका फोर्स आ गया।
टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे सरफेस टेंशन को, टोटल फोर्स आ जाएगा जो इस लाइन डायमीटर पर लग रहा है। बहुत आसान से, मैं हट जाता हूं, कई बच्चे कहते हैं पूरा स्क्रीन दिखता है तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या नोट करने में उनको आसानी रहती है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं बहुत प्यार से। चलिए एक कदम आगे बढ़ाते हैं, सरफेस एनर्जी की बात करते हैं कि आखिर सरफेस टेंशन के बाद ये सरफेस एनर्जी क्या बला है। कोई बला नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि सरफेस टेंशन की वजह से जो सरफेस एरिया है उसका वो कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है, सिकुड़ने की कोशिश करता है, इसी वजह से स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन आपको मिलती है। तो वो सिकुड़ने की कोशिश कॉन्ट्रैक्शन में जाना चाह रहा है और आप कह रहे हैं मैं इसको फैलाऊंगा आपके सरफेस एरिया को। जब इस सरफेस एरिया को आप बढ़ा देते हैं, फैला देते हैं, तो आपको वर्क डन करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो तो सिकुड़ना चाह रहा था ना, आपने जबरदस्ती कर दी उसके साथ। जब भी आप मतलब जबरदस्ती करेंगे तो होगा क्या, आपका क्या बढ़ जाएगा, वर्क डन बढ़ जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहा है, आप उसके सरफेस एरिया को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो यू हैव टू डू सर्टेन वर्क। जब वो वर्क आप कर देते हैं उसके फ्लूइड की सरफेस पर, फ्लूइड पर, तो वही उसमें एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी, क्योंकि आपने जो वर्क डन किया है वो कहां जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो उस फॉर्म में सेव हो जाता है और उसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। बस इतनी सी बात है। ये कैसे हो रहा है कि आप इसकी सरफेस के एरिया को बढ़ा रहे हैं, इस वजह से सरफेस एनर्जी आ रही है। खत्म हो गई बात, इतनी जरा सी बात। तो अब ये बात उठती है कि सरफेस एनर्जी को डिफाइन कर दो भाई। हमने कहा कि फिजिक्स में केवल इतना नहीं कि ये होता है, ये भी बताओ कितना होता है, क्योंकि उसी के बाद फिजिक्स बनती है। तो इन्होंने डिफाइन कर दिया। इन्होंने क्या बोला, द सरफेस एनर्जी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म थ्रू यूनिटी। यानी यूनिट सरफेस एरिया को बढ़ाने में जितना वर्क डन हमको करना पड़ रहा है उसे ही हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। बस छोटी सी बात। तो सरफेस एनर्जी क्या हो गया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया अपॉन इंक्रीज्ड सरफेस एरिया। बात खत्म हो गई, यूनिटी आ जाएगा, एक यूनिट सरफेस एरिया में कितना वर्क डन करना पड़ा। और एसआई यूनिट सरफेस एरिया की क्या है, जूल पर मीटर स्क्वायर। ऊपर जूल आ गया, नीचे मीटर स्क्वायर आ गया, कौन सी बड़ी बात हो गई। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और चीजों को समझते हैं जरा कैसे निकला ये मामला। तो यहां पर देखिए क्या लिया है, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को टी या एस से लिखेंगे और सरफेस एनर्जी के लिए काम करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे एक रेक्टेंगुलर हमने एक वायर लगा लिया और ये जो वायर का रेल, ये जो रेल है पी क्यू एस आर, इस पे ये क्यू आर मूवेबल है, हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए सरफेस टेंशन कितना होगा इस वायर पर, ये मान लीजिए कहां पर है, ये पानी के सरफेस पर है, ऐसा समझ लीजिए आप। इस समय पानी के सरफेस पे है या किसी फ्लूइड की सरफेस पे है। तो फोर्स जो लग रहा है वो फोर्स लग रहा है, सपोज करिए एफ डैश, और आप इसको 2L लेंथ खींच रहे हैं। 2L लेंथ क्यों, L लेंथ खींचेंगे तो डबल, क्योंकि यहां पर जो फिल्म बनेगी उसकी एक लेंथ ये है ऊपर वाली और एक उसके नीचे वाली, क्योंकि दोनों साइड से तो ये आप खुला है, एक फिल्म है, एक सोप फिल्म ले लीजिए, वो बबल उड़ाते नहीं है, सोप वाला वो गोला बन के उड़ता है, बच्चे लोग ऐसे फूकते हैं तो समझ गए होंगे, वही फिल्म है सोप फिल्म। उसको खींच दिया आपने, जब खींचा तो सोप फिल्म की तो दो इधर और इधर दो सरफेस है ना, तो एक लेंथ अगर बढ़ी है तो वो बेसिकली 2 है, एक ऊपर वाले की एक नीचे वाले की, इसलिए यहां पर ये 2L लिया जाता है, एक ऊपर वाला एक इसके नीचे वाला। तो एफ डैश कितना हो गया, जो आप फोर्स लगाए पड़े हैं उसकी वैल्यू हो गई S इंटू 2L, ये हो गई S इंटू सरफेस टेंशन इंटू 2L। अब यहां पर जब हमने इसको खींचा, सपोज करिए Z तक आपने इसको खींच दिया है, मतलब इसको एक्सटेंड कर दिया फिल्म के एरिया को, तो यहां पर वर्क डन निकाल लेते हैं, एक्सटर्नल वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन, तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो गया बेटा, ये तो हमारा देखिए फोर्स था और इंटू Z, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F डैश इंटू Z, और FZ कितना है, S इंटू 2L इंटू Z, ये वर्क डन हो गया ले देके।
अब इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ फिल्म, सरफेस एरिया ऑफ फिल्म, ये जो फिल्म थी सो फिल्म, इसका सरफेस एरिया कितना बड़ा, ये तो 12s की लेंथ, L ऊपर L नीचे और Z इसको आपने खिसका दिया है, तो इसका एरिया बढ़ा 2L इंटू Z। ये भी हमारी बात समझ में आ गई। अब सरफेस एनर्जी बेटा कितनी हो गई, तो सरफेस एनर्जी हमने बाई डेफिनेशन पकड़ रखी थी कि जो टोटल वर्क डन करना पड़ता है अपॉन जितना हमने एरिया इंक्रीज किया है, तो वो किया है 2L इंटू जेड। इसको काटा, ये पूरी एक्सप्रेशन कट गया, केवल एस आ गया। तो देखिए सरफेस एनर्जी किसके बराबर आ गई, सरफेस टेंशन के बराबर आ गई। ये रिलेशन हो गया। किसके बीच का रिलेशन है, सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच का। तो सरफेस एनर्जी कितने के बराबर है, न्यूमेरिकली इट इज इक्वल टू दी सरफेस टेंशन ऑफ दी मटेरियल या फ्लूइड। इसको आप नोट कर सकते हैं। मैं थोड़ा हट जाता हूं, वैसे अगली स्लाइड में ये मैंने बातचीत की है, नोट कर पाए होंगे। अगली बात कर लेते हैं। स्लाइड में यही चीज लिखी हुई है जो मैंने यहां समझा दी, जो ज्यादा आसानी से आपकी समझ में आई होगी। तो यहां पर देखिए सरफेस एनर्जी और ये सरफेस टेंशन के बराबर हो गया मामला। तो वैल्यू ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द फ्लूइड। खैर आगे की बात करते हैं। वर्क डन इन फॉर्मिंग ए ड्रॉप, एक बूंद को बनाने में, ड्रॉप मतलब पूरा भरी हुई बूंद होती है लिक्विड की, उसको बनाने में कितना आपको वर्क डन करना पड़ेगा, तो वर्क डन करना पड़ेगा सरफेस टेंशन इनटू जो एरिया एक्सटेंड हुआ है। इस फॉर्मूले में देखिए तो वर्क डन कितना आएगा, यहां से निकालें अगर, तो वर्क डन का मामला निकलेगा सरफेस एनर्जी इनटू इंक्रीज्ड सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया। अब हम ये पकड़ चुके थे कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के बराबर होती है, तो एज इनटू डेल्टा ए लिख दीजिए। ये फॉर्मूला टाइप बन गया, इसी का इस्तेमाल हम कर ले रहे हैं। यहां पर वर्क डन हो गया सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीमेंट इन दी इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड इन दी एरिया ऑफ दी सरफेस। यहां पर बूंद बनाने में जब बूंद नहीं थी तो सरफेस एरिया 0 मान लीजिए। उस समय जब बूंद बनी तो 4 पाई आर स्क्वायर उसका सरफेस एरिया आ गया, तो हो गया एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आप बबल बना रहे हैं, बबल को हिंदी में क्या बोलेंगे एकदम याद नहीं आ रहा है, तो वर्क डन इन फॉर्मिंग ए बबल, आप समझ गए होंगे, एक बबल है। तो बबल जब होता है तो अंदर तो लिक्विड उसके भरा नहीं होता, इसकी बात बहुत की गई है इस चैप्टर में। अंदर खाली होता है, ऐसे ऐसे उसका बस एक सरफेस होता है, बाहर अंदर होती है एयर। ये कहानी किसकी है, बबल की। तो इस बबल में क्या हो जाता है, ये दो इसके सरफेस एरिया आ जाते हैं डबल, और ये लेयर बहुत ही पतली होती है, तो दोनों के लिए आर सेम रहता है। तो उस समय हम देखिए वर्क डन को 4s इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 कर देते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि एक बाहर का सरफेस एरिया भी बढ़ा और अंदर का भी बढ़ा। तो बबल को अगर आप बना रहे हैं तो कितना वर्क डन होगा, सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि वहां पर दो सरफेस एरिया अंदर और बाहर के, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप बात। बूंद में पूरा भरा रहता है तो बाहर बाहर का ही एरिया रहता है। अगली बातचीत करते हैं हम लोग, एक छोटा सा प्रश्न कर लेते हैं। तो यहां देखिए लिखा हुआ, हाउ मच वर्क विल बी डन इन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ ए सोप बबल। देखिए बबल की कहानी है, फ्रॉम 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर। सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सोल्यूशन इज दिस वन। हमको ये मालूम है कि अगर हमें वर्क डन निकालना है तो सरफेस टेंशन टी या एस जो भी लिखते हैं इनटू डेल्टा ए लिखना चाहिए हमको, हमारा वर्क डन निकल आएगा। डेल्टा ए पहले निकालते हैं, तो डेल्टा ए का मतलब यहां क्या हो गया, बबल का केस है तो 2 इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। यही तो चेंज आएगा, 2 इसलिए क्योंकि बबल था, मैंने अभी आपको समझाया है। 2 लिखिए, यहां पर लिखिए 4 पाई R2 स्क्वायर का मतलब 5 सेंटीमीटर का आधा यानी 2.5 सेंटीमीटर, मीटर में चेंज करेंगे का स्क्वायर माइनस इसी तरीके से 2 का आधा 1,
और ये देखिए इसका स्क्वायर, ये 4 पाई यहां भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए मुझे। ये देखिए अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1.32 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये आ गया चेंज इन एरिया या इंक्रीज किया गया है। वर्क डन क्या रहा बेटा? ऊपर वाला सरफेस टेंशन कितना था? 3 इंटू 10⁻⁻1 1.32 इंटू 10⁻⁻2 और ये वैल्यू आ जाएगी 3.96 इंटू 10⁻⁻5 जूल। इस तरह से देखिए आराम से इस सवाल को आप कर पाएंगे। मैं हटता हूं, इसको नोट कर लीजिए, अगली बातचीत करते हैं, एक सवाल और लेते हैं। ये सारे ध्यान से एक बार समझ लें और फिर बिना पॉज कर लें वीडियो को और फिर से बिना देखे एक बार करें, तो ही एकदम सॉलिड तरीके से बात को पकड़ने में आसानी आएगी आपको, है ना। अगला सवाल करते हैं, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस दिस वन कोलेक्ट टू फॉर्म ए वन लार्ज ड्रॉप। कई सारी छोटी छोटी ड्रॉपें थी, ऐसे वो बन गई एक बड़ी ड्रॉप, पानी की है या जिसकी वाटर की है, बड़ी ड्रॉप, इसको कह दो कैपिटल आर, और ईच ड्रॉप का रेडियस स्मॉल आर, ईच ड्रॉप रेडियस स्मॉल आर, ठीक है। और द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस वन दे रखा है। अब यहां पर कह रहा है कि जब इन छोटी छोटी बूंदों को मिलाओगे, बड़ी बूंद बनाओगे, तो आपका एनर्जी रिलीज होगी। तो एनर्जी रिलीज क्यों होगी, घट रही या बढ़ रही, ये देखने का प्रश्न है। तो आइए पहले करते हैं। यहां पे देखिए वॉल्यूम कंजर्वेशन तो लगा ही सकते हैं, क्योंकि पानी थोड़ी घट बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन के तहत हमने क्या किया, 4/3 बड़ी वाली बूंद का और छोटी वाली 1000 बूंदें थी, इनके वॉल्यूम को बराबर कर दिया भाई, कोई समस्या की बात नहीं। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब इजिकल टू 1000 आर क्यूब आ गया। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, अगर आप करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा, यह आ जाएगा 10 आर, ठीक। और स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी थी 10⁻⁻7, तो कैपिटल आर को लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻7 यानी 10⁻⁻6 मीटर। ये बड़ी वाली जो ड्रॉप है उसकी रेडियस कैपिटल आर इतनी निकल आई है। अब देखिए चेंज इन एरिया निकाल लेते हैं बेटा, भाई इसी से तो सारा खेल होना है। तो चेंज इन एरिया क्या रहा, 4πr², बड़ी वाली ड्रॉप जो बाद में बनी है, माइनस 1000 ड्रॉपें जो छोटी वाली थी, 4πr²। अब यहां वैल्यू रख देते हैं 4π, कॉमन ले लो दोनों में से, और इसको लिख दो 10⁻⁻6 का स्क्वायर, ये वैल्यू माइनस ये हो गया 10⁻³ बेटा, और स्मॉल आर स्क्वायर का मतलब 10⁻⁻7 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट -36 पाई 10⁻⁻12 मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए यहां पे निगेटिव साइन आ रहा है, इसीलिए एरिया यहां घट रहा है, इसीलिए एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी एरिया जब बढ़ाते हो आप तो एनर्जी, सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है कह लीजिए, और एरिया जब घट जाता है तो सरफेस एनर्जी घट जाती है, ठीक। तो दिस इंडिकेट्स, दिस निगेटिव साइन इंडिकेट्स लिबरेशन ऑफ एनर्जी, या क्या लिखा है इन्होंने, इंडिकेट्स एनर्जी रिलीज्ड। तो ये क्या बता रहा है कि भाई इसकी वजह, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि एरिया घटा है तो एनर्जी रिलीज हुई है। और बाकी फॉर्मूले तो हम पहचानते ही थे कि भाई अगर हमें निकालना है तो क्या लिखा हुआ है, एनर्जी रिलीज। तो एनर्जी रिलीज क्या हो जाएगी, या वर्क डन जिसे हम लोग कहते हैं, वो हो जाएगी सरफेस टेंशन, या एस लिख दो, और डेल्टा ए हम लोग न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं, प्लस माइनस का मतलब तो समझ ही गए हैं। तो टी रहा बेटा
7 इंटू 10⁻⁻²g और डेल्टा ए माइनस छोड़ दो 36 पाई इंटू 10⁻⁻12। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 7.9 इंटू 10⁻⁻12 जूल, और यही आपका देखिए आंसर आ गया। तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत शांति से फंडे भी क्लियर हो जा रहे हैं, एक एक चीज बता भी रहा हूं, और आपको न्यूमेरिकल कैसे बनाना है ये भी सीख जाएंगे आप। बहुत ही सरल है फिजिक्स, बायो से भी सरल है, मैं सच बोल रहा हूं, विश्वास थोड़ी करेंगे, आपको तो हवा लगती है। प्यार से देखिए, मजा आने लगेगा और आप एम्स दिल्ली पहुंच जाएंगे। खैर, इसको नोट करा जाए फिर आगे की बातचीत की जाए, तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अब अगर आप प्रश्न उठता है कि सरफेस टेंशन नाटक बहुत करवाता है, तो इसमें एक्सेस प्रेशर बन जाता है। अब एक्सेस प्रेशर क्यों है ना, तो चलिए देखते हैं, इस टॉपिक को भी निपटाते हैं। देखिए, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए एक वाटर ड्रॉप है, मैं ड्रॉप के लिए ऐसे कर देता हूं, वाटर ड्रॉप लिख देता हूं। तो इस वाटर ड्रॉप में होता क्या है बेटा, सरफेस टेंशन की वजह से इसकी जो सरफेस बाउंड्री है, एरिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहता है, अंदर दबना चाहता है ना, कॉन्ट्रैक्शन तो ऐसे ही होगा, छोटा होना चाहता है। इस छोटे होने के चक्कर में इसके अंदर जो पानी भरा है, भाई बूंद है तो पानी है अंदर, उसको दबाता है वो। अब पानी जब दबेगा तो कहां तक दबेगा, वो कहेगा भैया मैं भी जोर लगाऊंगा नहीं दबूंगा। स्प्रिंग को जैसे दबाते तो वो भी तो रेस्ट करती है, रिस्टोरिंग फोर्स देती है, तो बूंद को भी दबाओगे, क्योंकि पानी है, मटेरियल जो बूंद के अंदर है वो कंप्रेस होता है, उस कंप्रेस होने की वजह से वो फर्दर उस पे अपोजिशन का फोर्स लगाता है कि मैं इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं होगा। तो इस जो कंप्रेस करने की प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से मटेरियल पर एक फोर्स डेवलप होता है, प्रेशर डेवलप होता है, और मटेरियल उसको उल्टा प्रेशर लगा के रोकता है, एक्सेस प्रेशर देके, इसी वजह से इसके अंदर एक्सेस प्रेशर क्रिएट हो जाता है। एक्सेस प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, क्योंकि जो लिक्विड है इसके अंदर वो फर्दर कंस्ट्रक्शन को रेजिस्ट करता है, तो एक्सेस प्रेशर बना के रखता है, इससे ज्यादा मैं दबूंगा नहीं। एक्सेस प्रेशर आखिर किससे एक्सेस हम बात कर रहे हैं, बाहर वाले से। बाहर मान लो एयर है, ये वाटर ड्रॉप थी, बाहर एयर लिख दो, तो ये जो प्रेशर अगर बाहर का P0 है, तो ये जो अंदर का प्रेशर P1 है, तो P1 विल बी ग्रेटर देन P0। ये कहने का मतलब है हमारा, समझ गए ना मार, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। और अगली बात आगे भी देखेंगे, जो ये प्रेशर एक्सेस होता है ना, हमेशा कॉनकेव सरफेस की तरफ होता है, एक ज्यादा वाला प्रेशर। तो कॉनकेव सरफेस देखिए ऐसे है ना, तो दिस इज अ कॉनकेव सरफेस, तो अंदर का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। मान लीजिए कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए, यहां कुछ अभी देखेंगे हम लोग, पानी नहीं भरा है जो भी है, तो एक्सेस प्रेशर किधर होगा, कॉनकेव, यहां वाला। अगर मैं इसको P1 लिख दूं और P2 लिख दूं, तो ज्यादा प्रेशर P1 का हो जाएगा। कितना ज्यादा होगा वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। समझ में आ रही है बात ना। जिधर कॉनकेव, मैं इधर कॉनकेव शेप लिख भी देता हूं, जिससे ग्रेटर प्रेशर, जिससे आप कॉनकेव साइड शेप, साइड, ठीक, जिससे कि बातों को समझने में आसानी लगे आपको। तो मैंने आपको रीजन बताया कि एक्सेस प्रेशर क्यों हो रहा था, क्योंकि सरफेस कॉन्ट्रैक्ट होना चाहती है, सरफेस टेंशन की वजह से मटेरियल को दबाती है, मटेरियल दबता है तो वो भी एक प्रेशर लगाता है कि मैं नहीं दबूंगा, और ये खेल तब तक चलता रहता है जब तक कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश ना हो जाए। इसकी वजह से क्या होता है, अंदर का मटेरियल एक एक्सेस प्रेशर लगा हो रहा होता है कि मैं दरवाजा कोई खोल रहा है, कोई रोक रहा है, वो बाहर की अपेक्षा अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, और उसी को हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो यहां पर यही बातें लिखी हैं, मैंने समझा दी हैं आपको, और ये आप समझ सकते हैं। ये बूंद है, इसी तरीके से बबल बबल की भी कहानी आ जाएगी, हम लोग देख लेंगे इसको। तो ये बात आप समझ पाए। अब सवाल ये उठ जाता है कि भाई बूंद और बबल, अभी जहां तक बबल की बात है, इसमें सोप बबल, वही सोप बबल जो बच्चे लोग फू करके उड़ाते हैं, गोले उड़ते रहते हैं, मुझे भी मौका मिले तो 2-4 मैं भी उड़ा दूं, मजा बहुत आता है। तो ये सोप बबल में प्रेशर अंदर बाहर में फर्क कितना होता है, किधर ज्यादा होता है किधर कम, तो आप ये तो पकड़ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ कॉनकेव सरफेस होती है,
कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होता है। तो पहली बातचीत मैं आपसे करूंगा, अगर ये एक बबल है, बबल में देखिए इसकी लेयर दिखाई है, बाहर हवा समझ लीजिए, अंदर भी हवा, मैं लिख देता हूं, बबल लिखा है, हाँ, ये देखिए एयर है, अंदर भी और बाहर भी एयर है। बबल तो ऐसे ही होते हैं, पानी भर दोगे तो ड्रॉप हो जाएगी। तो अब यहां पर मुझे ये बताओ, अगर ये यहां पर प्रेशर P है, यहां पर प्रेशर P नॉट है, तो कौन सा बड़ा होगा? आप समझ गए और आपने जवाब दिया कमेंट में, क्या P इज ग्रेटर देन P नॉट। पहली बात हमारे दिमाग में ये आ गई। एक्सेस प्रेशर किधर है? कॉनकेव साइड, ये कॉनकेव साइड है ना, अंदर। कितना ज्यादा होता है इन केस ऑफ सोप बबल? 4T/R। ये देखिए लिखा है, ये आपके सवाल निकालने में बड़ी मदद करेगा। ये P माइनस P नॉट, P है अंदर का प्रेशर, P नॉट है बाहर का प्रेशर, P बड़ा है P नॉट से, तो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू 4T। T क्या है? सरफेस टेंशन। R क्या है? रेडियस ऑफ द बबल। ये R दोनों के लिए सेम ही होगी, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है बबल के केस में नेग्लिजिबल इसकी मोटाई रहती है। तो आप अंदर वाला रेडियस पकड़िए चाहे बाहर वाला रेडियस पकड़िए, कोई यहां पर नॉर्मल सिचुएशन में कोई गड़बड़ नहीं होगी। बात पकड़ में आ गई होगी ना? तो एक्सेस प्रेशर इन दी बबल, सोप बबल, कितना होगा? 4T/R। अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का कम, इसीलिए एक्सेस प्रेशर बोल रहे हैं। और किधर एक्सेस प्रेशर, आप ये भी समझ पाए होंगे। खैर चलिए, ये बात आप बड़े अच्छे से समझ गए। एक सवाल आ जाता है, इसको भी हम लोग करने की कोशिश करते हैं। आइए, 0.04 सेंटीमीटर लिक्विड कॉलम बैलेंसेस द एक्सेस प्रेशर। ये देखिए इन्होंने क्या किया है, ये एक्सेस प्रेशर की वैल्यू देती है इन टर्म्स ऑफ हाइट h। किसी कॉलम अगर कोई लिक्विड का लेते हो तो फट से समझ जाया करो, तो इसका प्रेशर कितना लिखते हो? h रो जी। ये हम लोग ने पढ़ा था, ये इन्होंने हाइट दे दी है, हाइट से पता चल जाएगा कितना एक्सेस प्रेशर है। इनसाइड ए सोप बबल ऑफ रेडियस 6 मिलीमीटर, सोप बबल, इवेल्युएट डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये कह रहे हैं, ये इसका रो पता कर दो। सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन, ये भी दे रखा है। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि एक्सेस प्रेशर था कितना। सोप बबल के केस में 4T/R होता है, हम पढ़ चुके हैं इसको अभी। तो 4 लिखिए, T की जगह 0.03 गिवन है, और रेडियस भी दिया हुआ है 6 मिलीमीटर, तो 6 इंटू 10 की पावर -3। कैलकुलेट करेंगे 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इस लिक्विड कॉलम ने इतने प्रेशर को बैलेंस किया, मतलब इतना प्रेशर इसके बराबर है। तो आप डेल्टा P की वैल्यू को लिख सकते हैं h रो जी। h रो जी कैसा आया? ये लिक्विड कॉलम का मामला था, ये मैं समझा चुका हूं, तो बातों को पकड़ने में आसानी रही होगी। इसको लिख दीजिए 20। हाइट हमको पता है 0.04 सेंटीमीटर, 0.04 मीटर में कर लो। रो हमको पता नहीं है अभी, और जी ले लो 10। अब यहां से रो कर लो कैलकुलेट, तो यू विल गेट रो 5 इंटू 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, और यही आपका आंसर आ गया। देखिए, तो है ना सरल सवाल, बस प्यार से इसको देखने की जरूरत है। मैं हटता हूं, पूरा आप नोट करिए, फिर अगली बातचीत करेंगे। और अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा भी लगेगा। तो अब अगला सवाल लेते हैं, जिसमें जानते हो दो बबल आपस में चिपक जाते हैं। कभी कभी देखा होगा, जो उड़ाते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, फुकनी बोल देते हैं हम लोग। तो ऐसे ही वो करते हैं ना, एक ऐसे रहता है, बच्चे लोगों सूप में डिप किया, फुर, बहुत सारे बबल निकलते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे दो दो बबल चिपक के जाते हैं, कभी कभी तो तीन तीन भी चिपक जाते हैं। जैसे किसी को बेबी होता है तो सिंगल बेबी, कभी किसी को ट्विंस होते हैं, और कभी कभी तो 3 बेबी भी हो जाते हैं। एक तो कोई, खैर छोड़िए उस बात को, वापस आते हैं। तो बबल्स वाला मामला आप समझ चुके हैं, है ना? तो वो 2 बबल निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2 4 10 बार फूकेंगे तो एक बार नजर आ ही जाएगा। ठीक है, उसकी कहानी में होना क्या है, ये उस पर न्यूमेरिकल कैसे बन रहा है, और आप कैसे समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को, मैं आपको बहुत प्यार से समझाता हूं, आप एकदम लड्डू खा लेंगे। चलिए, तो 2 सेपरेट सोप बबल्स, ये है 2 अलग अलग सोप बबल, पहले बना देते हैं क्या? अच्छा अभी पढ़ ले पहले। ये रेडियाई फॉर्म्ड ऑफ द सेम लिक्विड, बड़ी अच्छी बात, सरफेस टेंशन दिया है, कम टुगेदर टू फॉर्म ए डबल बबल। अच्छा पहले बना लेते हैं एक बड़ा बबल,
और एक छोटू बबल, इससे थोड़ा छोटा कर देते हैं, दिख रहा है। अब ये दोनों क्या किए, ये डबल बबल मतलब ये चिपक गए आपस में, कुछ ऐसा फिगर बन रहा है। डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं बनेगा, समझ जाइएगा। ऐसे बबल आपस में चिपक गए हैं। ये बबल नंबर 1 था, ये बबल नंबर 2 था, ऐसे कह लीजिए। इसकी रेडियस पकड़ लीजिए R1, रेडियस का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इसमें, इसकी रेडियस R2। अब यहां पर देखिए, ये भी 1 2 आप पकड़े हुए, खैर लिख देता हूं, चलिए ना, इसको R1 लिख देता हूं और इधर वाले को मैं R2 लिखता हूं। अब ये जो शेप होता है ना, ये इसके बराबर R2 इधर नहीं होता जब दो चिपकते हैं। उनका शेप ये जो है, ये आप सेम R2 नहीं समझिएगा, यहां इसका जो कर्वेचर है वो कुछ और आ जाएगा। दिस इज, फिर वैसे ही बना दिया मैंने, थोड़ा बढ़ा देता हूं इसको, ऐसे टाइप का, कुछ ऐसे टाइप का बन सकता है। फर्क लग रहा है ना, यही इतना गोला तो सेम है जो बाहर निकला है, लेकिन जहां चिपक गए हैं वहां ये कर्वेचर, यहां से रेडियस R2 नहीं कहेंगे इसको। या मैं लिख देता हूं कुछ इसको, बेटा जी इसको मैं यहां से तो नहीं लिखना चाहिए, इसका रेडियस कहीं और से, इसके सेंटर से होगा। इसका मान लीजिए सेंटर यहां है, तो उसको मैं R कह देता हूं। कुछ समझ पा रहे हैं ना क्या बता रहा हूं? दोनों गोले की रेडियस थी, चिपके तो ये पोर्शन तो R2 का रहा, लेकिन जहां जहां टुगेदरनेस आई वहां पर ये रेडियस कुछ R हो गई। अब ये R इस कॉनकेव शेप की है कि धसी हुई है, इसका भी जिक्र करेंगे। मतलब ये शेप ऐसे है कि ये शेप ऐसे है, ये पकड़ पा रहे हो ना, ये शेप ऐसे है देखिए इस समय, और ऐसे भी तो शेप बन सकता था। मतलब ये गोला इधर होता और ये कुछ ऐसे चिपका होता, आप पकड़ पा रहे हो ना, ऐसे ये बाहर की तरफ होता, तो इसे कॉनकेव शेप कह दीजिए। इस समय कॉनकेव किसकी साइड में है? कॉनकेव R2 वाले साइड में है, और कॉन्वेक्स R1 वाली साइड में है। इसी तरीके से इसका जिक्र कर देंगे, या तो ये ऐसे या फिर ऐसे। कैसे होगा, क्या होगा, इसका जिक्र करेंगे। तो साहब इसके लिए मैं बाहर का जो प्रेशर है इसको P0 पकड़ के चल रहा हूं, सभी इसके लिए भी P0 सब, और इसका प्रेशर ले लेता हूं अंदर का प्रेशर विच इज P1, और इसका प्रेशर ले लेते हैं P2। तो हमें मालूम है सोप बबल में प्रेशर डिफरेंस कितना होता है, तो P1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P1 माइनस P0 इज इक्वल टू 4T अपॉन R1। अब यहां से आप लिख सकते हो P1 की वैल्यू कितनी है, P0 प्लस पाई लिख दिया है, 4T होना चाहिए, 4T, आदत ही पड़ गई पाई लिखने की, 4T अपॉन R1। ये पहले वाले बबल के लिए फर्स्ट बबल लिख देते हैं। इसी तरह सेकेंड बबल, जब ये अलग अलग थे तब की चर्चा कर रहे हैं, उस समय वैल्यू क्या आ जाएगी, P2 की वैल्यू हो जाएगी P0 प्लस 4T अपॉन R2। कोई इसमें हर्ज नहीं है, जैसे ये किया वैसे वो किया, बड़ी अच्छी बात। अब यहां पर एक चीज आप देखिए कि छोटे बड़े बबल हैं, देखिए रेडियस से लग रहा है, यहां पे R1 इज ग्रेटर देन R2 है, तो हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन R1 इज ग्रेटर देन R2, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका रेडियस बड़ा था, इसका रेडियस छोटा था। अब अगर यहां रेडियस R1 आप ज्यादा रखेंगे तो P1 कम हो जाएगा, और R2 कम रखेंगे तो इससे P2 ज्यादा हो जाएगा। इससे क्या मतलब रहा कि हमारा P2 इज ग्रेटर देन P1। बात पकड़ पाए ना, R1 ज्यादा तो P1 कम, R2 कम तो P2 ज्यादा। अब अगर P2 का प्रेशर ज्यादा रहा तो इसके अंदर प्रेशर इससे ज्यादा है, जो एक्सेस प्रेशर है, जब मिलेंगे तो ये प्रेशर हमारा जो था P2, ये P1 जो इधर से लगा रहा था उस पर भारी पड़ जाएगा, तो धक्का मार देगा, ऐसी की तैसी। दरवाजा है, एक खोलने वाला एक बंद करने वाला, अब जो बंद करने वाला है बड़े वाला वो नहीं रोक पाया, तो खोलने वाले ने थोड़ा सा धक्का खोल दिया, पूरा दरवाजा नहीं खुला, थोड़ा सा ऐसे की जगह ऐसे हो गया। जोर लग रहा है, समझ गए ना कि P2 इज ग्रेटर देन P1। तो इसका जो ये सरफेस है, ये सरफेस कैसी बन जाएगी, कॉन्केव R2 की साइड एंड कॉन्वेक्स R1 की साइड। तो हम यहां लिख देते हैं कि सरफेस फॉर्म्ड सरफेस जो जहां पे बनी है is concave at
R2 side and convex at R1 side। आप बात समझ गए होंगे कम से कम कि किस टाइप का, किस शेप का कहानी बन रहा है। ऐसे बनेगा क्योंकि उधर प्रेशर ज्यादा था तो धसेगा। तो ये कॉनकेव साइड हो गई R2 और कॉन्वेक्स साइड हो गई, इधर से देख रहे हैं तो R1। इस तरह का कहानी बन गया। अभी साथ में ये भी कह रहे हैं फाइंड द रेडियस एंड द सेंस ऑफ कर्वेचर बता दिया। ये सेंस ऑफ कर्वेचर यही है, कलर बदल लेना उचित होगा। ये है आपका, कलर ही नहीं चेंज हुआ। सेंस ऑफ कर्वेचर ये तो बता दिया आपको। अब अगली चर्चा जो व्हाइट कलर से लिखी जाएगी कि इसका रेडियस कहां गया। तो रेडियस मैंने बोला था ना, इसकी कहानी पूछी जा रही है, फिर नहीं चेंज हुआ कलर। तो इसके रेडियस कैसे निकालोगे? इसका रेडियस आप निकालेंगे साहब, अब ये P1 P2 के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं P2 बड़ा है तो P2 माइनस P1, पहले थोड़ा सा ऊपर कर लो, P2 माइनस P1। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन घटा दो, 2 माइनस 1। ठीक, तो ये आ गया P2 माइनस P1, जिसको हम P कह देते हैं, जो कि एक्सेस प्रेशर है इस कहानी में, यहां का ज्यादा यहां का कम। तो P2 माइनस P व्हाट इज, ये किसके इक्वल है? यहां से आपने P नॉट कर गया, 40 कॉमन आ गया, और 1 अपॉन R2 में से घटाया है R1 को, तो यहां वैल्यू आ गई 40 R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। इक्वेशन नंबर 3। ये क्या है? P का मतलब है एक्सेस प्रेशर इन दोनों मामलों में। पकड़ में आ गई होगी बात। अब हम ये जो कर्वेचर बना था, ये भी तो कॉनकेव साइड है, तो वही लॉजिक लगा देंगे कि इसकी वैल्यू जो रेडियस होगी, मान लीजिए इसकी R रेडियस है, तो 4T अपॉन R का एक्सेस प्रेशर होगा। तो इसकी वैल्यू हमने क्या कर दी, नाउ बाय कॉन्सेप्ट या फ्रॉम कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने सीखा है, वो इस प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो बबल का 4T अपॉन R के बराबर होगी, क्योंकि एक जो भी बबल फॉर्मेशन होता है एक्सेस प्रेशर कॉनकेव साइड होता है और 4T अपॉन R एक्सेस प्रेशर होता है। तो यही वैल्यू हो गई 4, फिर पाई लिख दिया भैया, 4T अपॉन R। ठीक, P इज इक्वल टू 4T अपॉन R। अब इसको यहां से इक्वेट कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। तो वैल्यू मैंने क्या लिखी इससे, अरे भाई यहां भी पाई लिखा है, ये पाई कुछ ज्यादा ही लिख गए लग रहा है। तो ये दोनों को इक्वेट किया, ये दोनों 4 कह देते हैं, 4 फ्रॉम 3 and 4। तो फ्रॉम 3 and 4 इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, चाहे वैल्यू रख दीजिए, 40 कट जाएंगे, केवल इस R की कहानी निकलेगी। तो 1 अपॉन R, ये क्या निकलेगा, 1 अपॉन R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। अगर आप R निकालने चले, जो कि हमको निकालना है, तो R1 R2 अपॉन और R1 माइनस R2। अब आप क्या कर सकते हैं ना, इसको फॉर्मूले के रूप में याद कर सकते हैं कि अगर दो बबल मिल रहे हैं तो जो नया रेडियस बनेगा वो इसको फॉलो करेगा। जैसे इतनी चीज निकली, तो कॉन्सेप्ट था तो मैंने समझाया, आपको इतना निकालना ना पड़े और तड़पड़ में आप सवाल को सॉल्व कर दें। अगर सेंस ऑफ कर्वेचर पूछेगा तब तो आप रेडियस छोटी बड़ी से बता सकते हैं किधर सेंस है, और वो रेडियस नए वाले का कितना होगा इसको आप याद कर सकते हैं एज ए फॉर्मूला। तो रिमेंबर एज ए फॉर्मूला। अगर सेम लिक्विड अगर इस्तेमाल हुआ है तो यहां पर वैल्यू हो गई 0.004, 0.002 अपॉन 0.004 माइनस 0.002, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.004 मीटर। ये आपका आंसर आ गया। तो इससे देखिए पूरे कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी भी मिली, और साथ में आप, मैं यहां डब्बे बना देता हूं,
ऐसे। मैं सोचा था आगे लिखना है तो ना खींचू लाइन, तो इसको एज ए फॉर्मूला याद कर सकते हैं कि भाई जहां भी दो बबल एक ही फ्लूइड के हैं जुड़ेंगे, तो रेडियस जो उस पोर्शन में टुगेदर जहां पर होंगे साथ साथ, वहां रेडियस क्या होगी। तो ये बड़ा अच्छा सवाल रहता है, पढ़ने वाले बच्चे ही हैंडल कर पाते हैं। लेकिन सरल है, मैंने छोटी छोटी बातें सारी सिखा दी आपको, कहीं कंफ्यूजन नहीं हो सकता आपको। तो मैं ऊपर से नीचे आपको दिखाता हूं फटाफट, फिर आगे की बात करूंगा कि जैसे आपको सारी बातें सरलता से समझ में आ जाएं। इसको आप बेटा नोट कर लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। मैं ऊपर करता हूं, स्क्रीनशॉट शायद ले पाए होंगे या पॉज कर पाए होंगे, और इसको मैं आगे है शायद पूरा, इसको रोक लेता हूं और यहां पर आप इतना पूरी चीज समझ सकेंगे जिससे बात पूरी आप अच्छे से पकड़ पाए। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। अब ये तो बबल बबल की कहानी हो गई थी। अब इसकी जगह अगर हमारा शायद लिक्विड ड्रॉप हो जाए, तो लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, वही जो एक्सेस प्रेशर है बेटा, वो 40/R की जगह, एक बार और करना पड़ेगा इसको, 40/R की जगह 2T/R आता है। अभी हम समझ भी जाएंगे एक तिकड़म से। तो अगर ये बबल है, बबल का मतलब इसके पानी अंदर भरा हुआ है और बाहर P0 है, अंदर P1 है, तो जो एक्सेस प्रेशर कॉन्केव साइड, तो P1 इज ग्रेटर देन P0, इसे ही डेल्टा P लिख दो, और 2 सरफेस टेंशन अपॉन R, R क्या है, इसका रेडियस। इतना ड्रॉप, ये क्या है, ड्रॉप ही लिख देते हैं, लिक्विड ड्रॉप। लिक्विड ड्रॉप में पानी भरा है, बबल में पानी नहीं भरा होता है, तो ये एक्सेस प्रेशर होता है। ध्यान रखिएगा, यहां भी कॉन्केव साइड ही P1 ज्यादा प्रेशर बताया है। चलिए अगली बात देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक्सेस प्रेशर के ताल्लुकात में सामने आते हैं। जैसे ये पानी के अंदर बबल चला जाए भाई, तो पानी के अंदर अगर बबल है, बबल का हिंदी याद ही नहीं आ रहा है यार, क्या बोलेंगे, बड़ी कोशिश अंदर से हो रही है, मन कर रहा है बोलने का, गुब्बारा नहीं, चलिए अभी याद आएगा। तो ये जो बबल है, ये बबल जो है पानी के अंदर डुबकी मार गया है, तो इसका जो जो सरफेस है ना, वो एक ही बचता है। देखिए अंदर वाला, पहले तो दोनों साइड एयर था, तो 2 सरफेस थे, अब इसकी फिल्म एक ही रह गई। एक फिल्म तो ये पानी पानी की है। जब ये खुला खेल फरुक्कावादी होता है तो कुछ इस तरह की लेयरिंग होती है, लेकिन जब पानी में आपने डुबकी मरवा दी है इसको, तो इसका एक ही लेयर बना है। तो उस वजह से इसका प्रेशर डिफरेंस अब कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1, P2 यानी अंदर का प्रेशर जो कि ज्यादा होगा कॉन्केव साइड, माइनस P1 जो कि बाहर का होगा, और डिफरेंस होगा 2T/R। समझ गए होंगे आप। तो ठीक है, ये एक्सप्रेशन इसीलिए लिखा गया कि हर तरफ से जो प्रेशर पड़ रहा है वो सेम प्रेशर है P1। तब की घटनाओं पे आधारित है, ये सच्ची घटनाओं पे आधारित है। आप कुछ बातें और देख लेते हैं बेटा, कि जैसे अभी अब हम लोग पढ़ेंगे मेनिस्कस। मेनिस्कस का मतलब होता है जो इसका टॉप लेवल है किसी भी लिक्विड का, वो किस शेप में है। फ्लैट है, पानी का डालते हैं तो इस शेप में आता है, मरकरी का इस शेप में आता है, कभी फ्लैट भी हो सकता है पानी का, कब होगा देखेंगे अभी हम लोग। तो यहां पर प्रेशर डिफरेंस कैसे पकड़ते हैं। सपोज करिए ये हमने इस तरह का कॉनकेव मेनिस्कस लिया, ऊपर से देख रहे हैं कॉनकेव लग रहा है, एयर की साइड कॉनकेव। तो इस मेनिस्कस में ये पानी के केस में आता है, जब कैपिलरी में आप भरते हैं, अभी हम लोग समझेंगे। तो ये P0 रहा, और कॉनकेव की साइड में प्रेशर होता है ज्यादा, तो अंदर वाला प्रेशर कम होगा P0 से, तो P0 माइनस 2T/R अंदर का प्रेशर हो गया, कॉनकेव साइड ज्यादा प्रेशर, P0 is greater than this P1, P0 minus 2T/R। ये ए बी में लिखा है, पी ए का ज्यादा प्रेशर है, पीबी से 2T/R आ गया। यहां ये आर क्या है, देखिए ये आर आपकी जो कैपिलरी पकड़े हुए हैं उसकी रेडियस है बेटा, कैपिटल आर, उसी के हिसाब से कहानी बनी है यहां पर। ठीक, यहां पर अगली बात करते हैं। अगर ये मरकरी आ गया, तो मरकरी में कॉनकेव साइड ज्यादा प्रेशर होगा, बाहर P0 है तो यहाँ P0 प्लस 2T/R हो जाएगा, और इसको PB माइनस PA, क्योंकि PB बड़ा है और माइनस PB अंदर वाला बड़ा है PA से, तो PB माइनस PA 2T/R हो जाएगा। इस तरह से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। अच्छा, यहां पर इस लॉजिक के तहत इन्होंने बताया है कि बबल में जो एक्सेस प्रेशर है उसको समझा जा सकता है कि 40/R कैसे हो रहा था। अब यहां पर देखिए, तो ये P1 है अंदर, यहां P' है, ये कॉनकेव साइड है, तो आप लिख सकते हैं P1 माइनस P' बराबर 2T/R।
फिर P कॉनकेव साइड है तो P का प्रेशर P2 से ज्यादा है, तो आप P डैश माइनस P2 लिखिए, फिर लिख सकते हैं 2T/R। अब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ दीजिए आप, फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो हो जाएगा कितना, P1 माइनस P2, ये P1 इधर है P2 इधर है, तो P1 माइनस P2 और आ जाएगा 4T/R। तो इस तरह से भी आप इसको पकड़ सकते हैं। यही था ना कि एक्सेस प्रेशर, एक बबल जो होता है उसके बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस, एक्सेस प्रेशर अंदर कितना होता है 40/R के बराबर। तो इस लॉजिक से भी आप ये बना सकते हैं, जो कि आसानी से बन गया। अब अच्छा एक और कहानी देखते हैं। वहां तो बबल मिल रहे थे ना दोनों एक साथ टुगेदर। मान लीजिए दोनों बबल अलग हैं, हम किसी पतली ट्यूब से इनको जोड़ दें तो व्हाट विल हैपन। देखिए आप, हम लोगों ने क्या किया, क्योंकि बदमाश बहुत होते हैं फिजिक्स वाले इन्होंने क्या किया, दो बबल पकड़े डिफरेंट साइजेस के, स्मॉल बबल, बिग बबल, और एक ट्यूब से जोड़ दिया। मानेंगे नहीं ये। अब क्या होगा, अब आपने ये पढ़ा था, इसका मान लीजिए रेडियस बच्चों है R1, इसका रेडियस है R2। आपने अभी चर्चा की थी कि अगर किसी का रेडियस कम है तो उसका प्रेशर हो जाता है ज्यादा। एक्सेस प्रेशर की बात अभी समझाई थी आपको, इसकी अपेक्षा हम बात कर रहे हैं। तो ये इसकी तुलनात्मक अध्ययन, रिलेटिव स्टडी कर रहे हैं। तो R1 अगर हमारी R2 से कम हुई तो इसका प्रेशर, छोटी बूंद का प्रेशर, छोटे बबल का प्रेशर ज्यादा और बड़े बबल का प्रेशर इनसाइड थोड़ा कम, क्योंकि 4T/R होता, R बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो यहां P1 इज ग्रेटर देन P2, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ एयर फ्लो करना चालू कर देगी। ये कब तक फ्लो करेगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रेशर अंदर जाएगा ये छोटी होती जाएगी बूंद, और तो जब ये छोटी होती जाएगी तो उसके बाद स्मॉलर बबल जब तक ड्रॉपलेट नहीं बन जाएगा तब तक खेल खत्म नहीं होगा। तो इसको अगर आपने ट्यूब से लगा दिया तो सारा एयर इसका निकल जाएगा और ये ड्रॉपलेट बन जाएगा। यही बात इसके अंदर लिखी गई है जो मैंने समझा दी है। सो दैट द स्मॉलर विल श्रिंक व्हाइल द लार्जर विल एक्सपैंड टिल द स्मॉलर बबल रिड्यूसेस टू ए ड्रॉपलेट। बात आप पकड़ ली होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। तो ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या कुछ तिकड़म, तो आप इसको आसानी से हैंडल कर पाएंगे। चलिए अगली घटना देखते हैं, यह क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर ये न्यूमेरिकल आ गया, इसको करते हैं। अच्छा, ये अभी वीडियो के अंत में, लेक्चर के अंत में 3 क्वेश्चन चैलेंज भी मैं शुरू में बताना भूल जाता हूं इसी टॉपिक पर बेस्ड। तो आप करने का प्रयास करके कमेंट कीजिएगा, जिससे कि आपको लगे कि आप कितना समझ पाए। और वो जो 3 क्वेश्चन चैलेंज होता है वो नॉर्मली जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन हैं इस टॉपिक पे, तो मजा बहुत आएगा आपको। खैर अभी इस सवाल को करते हैं, फिर चलेंगे आगे। व्हाट शुड बी द प्रेशर इनसाइड ए स्मॉल एयर बबल ऑफ 0.1 millimeter of radius situated just below the water surface। ये water surface है, ये कुछ just below the water surface कहानी यहां पर ये है। surface tension of the water दे रखा है एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी दे रखा है। अब यहां पर देखिए P2 माइनस P1 लिखने की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 2T/R। अब ये R का मतलब यही R है, R1 लिख देना चाहिए, इतना कौन चेंज करे। तो ये R1 है और ये आप देख पाएंगे क्योंकि बबल में तो 4T/R लिखते थे आप, यही, लेकिन ये बबल पानी के अंदर है इसलिए 2T/R यूज किया है। ध्यान रखिएगा नहीं गड़बड़ हो जाएगी। खैर बड़ी सुंदर बात। अब यहां पर P2 की अगर वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी P1 प्लस 2T/R1। तो P2 की वैल्यू क्या हो गई, P1 लिखते हैं पहले। P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, P1 का मतलब है ये बाहर का मामला और P2 का मतलब है इसके अंदर का मामला। तो 1.013 इंटू 10 की पावर 5 प्लस 2 इंटू 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू सरफेस टेंशन अपॉन रेडियस ऑफ द बबल 0.1 मिलीमीटर, यानी कि हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3। इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.027 इंटू 10 की पावर 5
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे, इसको भी नोट करें। आगे देखते हैं। तो मेरे ख्याल से इसको आप प्यार से नोट कर पाओगे। सब बड़े, देखिए कितनी स्मूथ तरीके से आपके भेजे में जा रहा होगा, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। शांति से प्यार से करते रहो। आगे चलते हैं एक कदम और बातचीत आती है एंगल ऑफ कांटेक्ट की। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। उससे पहले ये समझते हैं कि जब किसी फ्लूइड को, मान लो पानी ही ले लिया, जब किसी प्लेन सरफेस पे, मान लो टेबल पे गिरा दें आप, तो जहां पर वो टच होता है ना प्लेन ऑफ सॉलिड से, वहां पर कर्वी नेचर होता है उसका, कर्व्ड सरफेस लेता है। अब इसी मामले के तहत एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है? जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा है, इसको ले देते, चलिए नली भरी हुई है, ज्यादा पिक्चर से समझ में आएगा। एक ट्यूब है, इसमें पानी भर दिया हम लोगों ने, पानी भर के इस जगह वो टच कर रहा है, ये नली है, कैपिलरी है, समझ लीजिए, ट्यूब है, ग्लास ट्यूब। तो जिस पॉइंट पर वो टच कर रहा होता है, वहां पर हम टेंजेंट खींचते हैं। दो टेंजेंट, एक टेंजेंट होती है जो लिक्विड की सरफेस पे होती है, और एक टेंजेंट होती है जो सॉलिड की होती है, प्लेन जिसपे टच कर रहा है। और ये दोनों टेंजेंट कहां खींची जाती है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। और इन दो टेंजेंट के बीच का हम एंगल लेते हैं। ध्यान रखिए कि ये एंगल लिक्विड के अंदर होना चाहिए। ये क्या मतलब है? देखिए मतलब ये है कि यहां पर, अगर मैं रेड कलर ले लेता हूं, यहां पर देखिए एक आपने लाइन खींच दी, ये लिक्विड वाली टेंजेंट, मैं एल लिख देता हूं समझाने के लिए। सॉलिड वाली टेंजेंट एक यहां पर आप ऐसे भी खींच सकते हैं और यहां भी खींच सकते हैं। अगर आप बाहर खींच देंगे तो ये एंगल भी आपका कुछ, मान लीजिए अल्फा है, इस अल्फा लिख दिया तो कट्टम लगाएंगे एक जैसा लगेगा, θ1 है। ये θ1 नहीं लेना है, क्योंकि θ1 लिक्विड के अंदर नहीं है। तो हमको टेंजेंट कौन सा पकड़ना है बेटा जी? इधर वाला, जिससे हमारा ये जो थीटा बने, इसे हम ले पाए। समझ में आया? तो ये है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके बीच का एंगल है? दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ड्रॉ की गई हैं, लिक्विड की सरफेस पे और सॉलिड की सरफेस के। और ये एंगल हमेशा लिक्विड के अंदर वाला एंगल होता है। इसलिए बात पकड़िएगा, ये बाहर वाला θ1 नहीं लेंगे, क्योंकि लिक्विड के बाहर है। बहुत अच्छी बात। तो ये बात आप समझ गए होंगे, यही बात यहां पर लिखी है। एक बार मैं थोड़ा इसको समझा देता हूं, एक पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ए लिक्विड एंड ए सॉलिड इज डिफाइंड as the angle enclosed between the tangents, देखिए दो टेंजेंट्स आ जाएंगी, to the liquid surface and solid surface। दो टेंजेंट, एक लिक्विड सरफेस पे, एक सॉलिड सरफेस पे। कहां पर? इनसाइड द लिक्विड। ये देखिए इनसाइड द लिक्विड। both the tangents being drawn at the point of contact of the liquid with the solid, इट इज डिनोटेड बाई थीटा। ये बात पूरी पकड़ में आ गई होगी। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट किसे कहेंगे, इसकी अहमियत है। इस एंगल ऑफ कांटेक्ट की मेहरबानी से हम ये बता सकते हैं कि जो मेनिस्कस है, यानी जो टॉप लेवल बनता है, वो मेनिस्कस कैसा होता है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, फ्लैट है, क्या है। तो उसकी बात थोड़ी आगे बढ़ाते हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट समझ गए। द वैल्यू ऑफ कांटेक्ट एंगल डिटरमाइंस वेदर ए लिक्विड विल स्प्रेड, अगर कहीं डाल लें तो स्प्रेड करेगा, या वो सॉलिड की सरफेस पे, या ड्रॉपलेट बना के रखेगा। जैसे पानी आप डालते हैं तो स्प्रेड कर जाता है टेबल पर, लेकिन मरकरी को डाल दें अगर आप, तो मरकरी स्प्रेड नहीं करती, वो एकदम ड्रॉप बनी रहती है। आप मरकरी मतलब पारा, पुराना थर्मामीटर, अब तो डिजिटल थर्मामीटर्स आते हैं बुखार नापने के लिए। पुराना थर्मामीटर जो था, या अभी आता है कई जगह, या शायद कम मिलता है, उसको तोड़ेंगे तो पारा निकल आता है। पारा देखे होंगे, Hg है ना, मरकरी। तो मरकरी में वो ड्रॉपलेट बना रहता है। तो यहां पर देखिए कैसी भाषा यूज की गई कि एंगल ऑफ कांटेक्ट अगर 90 डिग्री से, एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 से 180 के बीच हो सकता है। तो अगर ये 90 डिग्री से कम है तो ये एक्यूट एंगल हो गया बेटा। देखिए इस केस में दिख रहा है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से कम होना। तो ऐसी सिचुएशन में जो मेनिस्कस बनता है, ये जो ऊपर का शेप है, वो कैसा बनता है? कॉनकेव मेनिस्कस रहता है। ये है कॉनकेव मेनिस्कस, ठीक।
ये पानी के केस में होता है। तो देखिए थीटा जब 90 से कम हो तो कॉनकेव मेनिस्कस है, लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस। ऐसे सिचुएशन में लिक्विड सॉलिड सरफेस को गीला कर देता है। एग्जाम्पल वाटर, वाटर को आप टेबल पे डालेंगे तो वो गीला कर देता है उसको, जबकि मरकरी गीला नहीं करता है। मरकरी को हटा लेंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास सरफेस मिलेगी, ड्राई सरफेस। तो यहां पर लिक्विड वेट्स द सॉलिड सरफेस, जहां एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम होगा। एग्जाम्पल लिखा, व्हेन सोप और डिटर्जेंट इज एडेड टू वाटर द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स स्मॉल। ये तो ठीक ही है, लेकिन वाटर की जो मैंने बात बताई, वाटर एंड सॉलिड, वाटर एंड ग्लास ले लीजिए, तो एग्जाम्पल आप यहां ये भी जोड़ लीजिए, वाटर एंड ग्लास सरफेस। ठीक, तो बात पकड़ में आई होगी कि अगर आप पानी को थोड़ा सा गिराएंगे अपनी टेबल पे, नॉर्मली टेबल पे कई लोग ग्लास वाला टेबल टॉप लेयर रहता है, तो वहां पर पानी उस शीशे ग्लास को गीला कर देगा और फैल भी जाएगा। तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट से हम समझ पा रहे हैं। अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आपका 90 डिग्री आ जाता है तो क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट अगर 90 आएगा तो ये आपको सॉलिड सरफेस को गीला नहीं करेगा। लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस, प्लेन मेनिस्कस मिलता है फ्लैट। थीटा 90 आ गया यहां पर। ये कब होता है ये भी दिखाएंगे आपको। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल बन जाए, तो अब बनता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री। यहां पर कहानी क्या होगी, ऑब्ट्यूज एंगल है और कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा। ये देखिए कॉन्वेक्स, यहां से देख रहे हैं तो दिस इज कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा। और थीटा आप देख पा रहे हैं कितना बन रहा है, 90 से ज्यादा। मरकरी के केस में ऐसा होगा, लिक्विड गीला नहीं करता सॉलिड सरफेस को। एग्जाम्पल ग्लास मरकरी इंटरफेस, आप समझ पाए। तो इसको पकड़ के रखिए, बड़ी अच्छी बातें हैं, मजा आता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बारे में। तो इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। 0 डिग्री होता है प्योर वाटर और ग्लास में। हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं घरों में पीने वाला, वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर नहीं। प्योर वाटर का मतलब है कुछ भी ना रहे, H2O रहे केवल उसमें। समझ पा रहे हैं ना, H2O रहे और कोई इंप्योरिटी, कोई अगड़म बगड़म मिनरल्स नहीं होने चाहिए। वो हमारी सेहत के लिए प्योर वाटर अच्छा नहीं रहता, मिनरल्स भी चाहिए होते हैं। खैर उस सब का जिक्र अलग है। पहाड़ों से जो पानी आता है बड़ा अच्छा मानते हैं। कई कंपनियां तो हिमालय मेला का नाम रख के पहाड़ों से पानी लेके बेच देती, 100 रुपए की बोतल। नॉर्मल बोतल तो 20 रुपए की मिलती है 1 लीटर। और जो और तगड़े वाले पानी आते हैं उनकी कीमत तो सुनने में आया था कि विराट कोहली बहुत महंगा पानी पीते हैं, विदेश से ला के पीते हैं। या वो मुकेश अंबानी जी की जो धर्मपत्नी है वो भी बहुत तगड़ा पानी पीती है। मतलब कोई विदेश से कोई स्पेशल पानी बनता है। 1 लीटर की कीमत 3,500 रुपए। एक बोतल आप पानी 3,500 रुपए। यहाँ 3,500 रुपए खर्चा करने पड़े तो दिमाग ही हिल जाता है कि खर्चा करें ना करें, 4 बार सोचते हैं। वो पानी अगर दिन में समझ लीजिए 5 लीटर पानी पीती हैं तो 15-18 हजार रुपए का पानी ही पी जाती हैं दिन भर में। सोचिए। यार ये अलग का मामला है। मजाकिया वाले अंदाज में वापस आ जाते हैं पढ़ाई पर, तो आप समझ पाए होंगे प्योर वाटर की कहानी। मजा तभी आता है, थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो थीटा 8 डिग्री होगा फॉर टैप वाटर एंड ग्लास, तो नल का पानी आ रहा 8 डिग्री हो गया। 90 डिग्री फॉर वाटर एंड सिल्वर, 138 डिग्री मरकरी ग्लास एंड वगैरह वगैरह। इट इज ए पर्टिकुलर फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ना गिवन पेयर पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि आप पानी लेंगे वाटर पे डालेंगे तो ग्लास सरफेस पे डालेंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो बना वो उठा के उसको अगर सिल्वर पे डाल देंगे तो वही एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा ना। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विल चेंज, पेयर ऑफ मीडियम है। जैसे कि आपने रे ऑप्टिक्स पढ़ी होगी, बिल्कुल पढ़ी है, वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते थे ना, तो पेयर ऑफ मीडिया के लिए डिफाइंड था, जोड़े के लिए। ये खैर पढ़ाई पे रहते हैं तो ये कपल के लिए डिफाइंड है। कुछ चीजें लाइफ में कपल के लिए डिफाइंड होती है, अकेले आप कुछ नहीं कर पाते, 2 लोग मिलकर कमाल कर देते हैं। खैर तो आप समझ पाए होंगे। एंड ऑल्सो ऑन सराउंडिंग मीडिया। ठीक, सराउंडिंग मीडिया क्या है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंक्लिनेशन ऑफ द सॉलिड इन द लिक्विड। सॉलिड का लिक्विड में कुछ इंक्लिनेशन है, तिरछा सॉलिड डाल दिया है तो वहां पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कोई फर्क नहीं डालेगा। इंक्लिनेशन ऑफ सॉलिड इन द लिक्विड, पानी भरा है जैसे, आपको थोड़ा और समझाने के लिए, ग्लास शीट डाल दीजिए तिरछी, तो यहां जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा ये वैसे ही बनेगा जैसा बनता रहता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट घटता है। इसको पकड़िए कि आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कम हो जाएगा।
सॉल्युबल इंप्योरिटी डालेंगे जो घुल जाती है, वो इंप्योरिटी डालेंगे तो ये भी, इसमें भी एंगल ऑफ कांटेक्ट घट जाएगा। तो सॉल्युबल इंप्योरिटीज डिक्रीज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। सॉल्युबल मतलब घुल जाने वाली, समझ रहे होंगे, कुछ हद तक जैसे चीनी डाल देते हैं आप पानी में तो घुल जाती है, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच चीनी जाएंगी, प्यार से घुल जाएगी, तो वो क्या करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट घटा देगा। और पार्शियली सॉल्युबल, ऐसी कोई चीज डाल रहे हैं जो कुछ सॉल्युबल होगी और कुछ नहीं सॉल्युबल होगी, तो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट को इंक्रीज कर देती है। तो इन इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। चलिए अगली बात देखते हैं, जहां पर एंगल ऑफ कांटेक्ट को या इसकी चर्चा को कोहेसिव एंड एडिसिव फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। तो कोहेसिव एडिसिव फोर्स, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स किसे बोलते हैं, बड़े हम आसानी से बताते हैं आपको, याद भी रखने की ट्रिक बताते हैं। देखिए कोहेसिव फोर्स होता है जो सेम मटेरियल के पार्टिकल्स में लगता है, जैसे पानी का मॉलिक्यूल एटम पानी के एटम पे जो लगा रहा है फोर्स, पानी पानी, कोहेसिव एक ही, जैसे को है पानी पानी, मरकरी मरकरी, ऐसे जो लगाते हैं वो कोहेसिव। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू सेम एटम्स ऑफ मटेरियल। और एडेसिव जब बात करते हैं तो डिफरेंट मटेरियल के एटम्स होते हैं, जैसे पानी का मॉलिक्यूल और ग्लास का मॉलिक्यूल जो एक दूसरे में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है, उसको एडेसिव फोर्स बोलते हैं। याद कैसे रख सकते हैं जीवन भर के लिए, एडेसिव में ऐड आ रहा है, ऐड, तो ऐड कर रहे हैं दो अलग अलग चीजों को, तो एडेसिव याद रखने की ट्रिक है, आप ऐसे याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। कोहेसिव मतलब को मतलब अपने आप ही अंदर ही हो रहा, कॉमन को मतलब कॉमन, तो कॉमन का मतलब अंदर ही हो रहा है, एडिसिव मतलब दो अलग चीजों को ऐड कर रहे हैं। तो एडिसिव फोर्स जब भी बोलेंगे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोहेसिव एडिसिव फोर्स की वजह से ही आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज, एक्यूट वगैरह वगैरह हो सकता है। जैसे पानी आप डालते हैं किसी भी कैपिलरी में डाले, एक ट्यूब में डालेंगे, तो इसका मेनिस्कस देखिए, यहां पानी नहीं होना चाहिए था, गलत फिगर है, ऐसे बनेगा, ऐसा मेनिस्कस होगा, दैट इज कॉनकेव इन नेचर। पानी, ये वाटर है, वाटर लिखा नहीं इसमें, वाटर, ये क्यों, क्योंकि यहां पर वाटर में ये ऊंचा क्यों है, क्योंकि इस ग्लास और वाटर के बीच में एडेसिव फोर्स ज्यादा है, तो उसने चिपकाए रखा है, कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये भी मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और जैसे जैसे इससे दूर होते हैं, पानी पानी का कोहेसिव फोर्स कम होता है एडिसिव से, तो नीचे टुई कर जाता है, क्योंकि चिपकाने वाला तो छोड़ नहीं रहा है और बाकी छूट गए तो नीचे आ गए। इस तरह से इसकी कहानी बनती है। तो जहां भी आपका एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा होगा, जैसे पानी के केस में ग्लास और पानी के बीच का एडिसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है, वहां मेनिस्कस कैसे बनेगा, कॉनकेव इन नेचर, क्योंकि वो ऐसे ऐसे घूम जाएगा, जिसने पकड़ रखा है वो चिपकाए रखेगा, बाकी घूम जाएगा। वहां एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा, 90 से कम दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ये नीचे घूम गया है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया, 90 से कम। मेनिस्कस इज कॉनकेव। लिक्विड वेट्स द सरफेस, लिक्विड सरफेस को गीला कर देगा। एग्जाम्पल क्या है, वाटर ग्लास इंटरफेस। तो ये मैंने अलग से एक लिख दिया है, पूरा जिस्ट इसके अंदर, जैसे फटाक से आप पकड़ पाए मुद्दे की बात। इसी तरह अगर आप बात करें मरकरी के लिए, जैसे ये मरकरी ले लो, ये देखिए मरकरी। अब मरकरी में क्या होता है, जो आपका एडिसिव फोर्स होता है, या मैं कोहेसिव लिख देता हूं, उल्टा लिखता हूं, कोहेसिव फोर्स बड़ा होता है एडिसिव फोर्स से। कोहेसिव मतलब अपने में जो फोर्स लग रहा है। तो ये इस ग्लास ने कहा कि मैं तुम्हें चिपकाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, लेकिन इसके अंदर वाला जो मरकरी का दूसरा एटम है, मॉलिक्यूल है, उसने कहा ऐसी की तैसी तो मेरे साथ ही रहेगा। तो इसने देखिए खींच लिया, ये नीचे घुस गया, ऐसे देख रहे कॉर्नर पर। भाई यहां की कहानी क्या है, इस मॉलिक्यूल ने अंदर अपने को खींच लिया है, तो ये मरकरी नहीं होगा, ये गलत, थोड़ा मिटा नहीं पाऊंगा, इसलिए ऐसे फिगर आ जाएगी, क्योंकि जहां पर ये टच में है उसने कस के खींच लिया अंदर वाले मॉलिक्यूल ने, बाहर वाला नहीं खींच पाया। तो ये कैसा शेप है बेटा, कॉन्वेक्स मेनिस्कस का। तो जहां भी कोहेसिव या एडिसिव कम हो या कोहेसिव ज्यादा हो, मेनिस्कस आपका कॉन्वेक्स हो जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। ये देखिए 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज, और लिक्विड वेट नहीं करेगा सरफेस को। और मरकरी ग्लास का एग्जांपल ले सकते हैं। मजा आएगा हमेशा आपको इस तरह पढ़ने में, ठीक, बहुत ही सरल बातें हैं। तो ये बात आपको बता दी।
द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड क्लीन ग्लास इज 0। वाटर और क्लीन ग्लास के बीच में, प्योर वाटर और प्योर ग्लास के बीच में मेनिस्कस, आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 होगा, तो मेनिस्कस फ्लैट मिलेगा। एंड दैट बिटवीन मर्करी एंड क्लीन ग्लासेस 137, जो कि ऑब्ट्यूस एंगल ले रहा है। तो ये बात पूरी पकड़ पाए होंगे। चलते हैं अगले कदम पर। अब एक प्रॉपर्टी को हम लोग ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, कैपिलरिटी। तो ये कैपिलरिटी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये जो शब्द कैपिलरिटी निकाला गया है, ये कैपिला से निकाला गया है। यहां पर ये कैपिला, कैपिला का जो लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है बाल, हेयर। तो कोई एक ग्लास की ट्यूब लेते हैं जिसमें हेयर लाइक बोरिंग होती है, बोरिंग मतलब छेद होना। तो ये जो ट्यूब है, इसमें ये जो छेद है, इसे बोलते हैं बोर, जो छेद होता है इसमें। ये बोर कितना पतला होता है? जैसे जितने पतले आपके बाल हैं। आपकी लैब में कैपिलरी मिल जाएगी, और आप एक्सपेरिमेंटल वाली दुकान पे जाएंगे खरीदने तो भी मिल जाती है बड़ी आसानी से। तो कैपिलरिटी समझ पाए, कैपिलरी समझ पाए आप, कि जिसमें जो बोर है, जो छेद है आर पार, वो छेद कितना पतला है? आपके बाल जैसा। तो इसका नाम कैपिलरी रख दिया। अब कैपिलरिटी क्या चीज है? होता क्या है कि जब कैपिलरी को किसी लिक्विड में डुबाते हैं, जैसे वाटर में डुबाएंगे, तो अगर वाटर में डुबाए तो इसमें पानी ऊपर चढ़ जाता है। देखिए यहां पर पानी इतना है, हमने ये पढ़ा था भाई, ये पानी का लेवल तो हर जगह सेम होता है, लेकिन कैपिलरी ले लेते हैं जब हम लोग, तो पानी ट्वी चढ़ गया वाटर के केस में। अगर कैपिलरी थोड़ी चौड़ी लेंगे तो लेवल घट जाएगा, ऐसा होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि कैपिलरी रह नहीं जाती, फिर वो तब नहीं चढ़ेगा। और यहां पर मरकरी में डालते हैं, तो मरकरी में कैपिलरी डालते हैं तो वो डाउन हो जाता है बहुत। यहां पर ये जो चढ़ाई दिखाई, चढ़ाई कम दिखानी चाहिए, खैर आप समझ पाए होंगे। मरकरी में क्या होगा कि कैपिलरी के अंदर मरकरी का लेवल बाहर के लेवल की अपेक्षा डाउन हो जाएगा, पानी में चढ़ जा रहा है। तो ये जो लिक्विड का चढ़ना और उतरना इन कैपिलरी इज नोन एज ए कैपिलरी एक्शन। कैपिलरिटी, ये प्रॉपर्टी कैपिलरिटी कहलाती है। अब आप सोचेंगे सर इसके पीछे क्यों पड़ गए हैं? अरे बड़ी काम की चीज है भाई। आप नहाने के बाद टॉवेल से सफाई कर पहुंचते हैं ना अपने आप को, तो जो टॉवेल्स होती हैं उनमें रेशियो होते हैं कॉटन के, वो पतली पतली कैपिलरी का काम करते हैं, जिससे पानी को शक कर लेते हैं। आप ऐसे रखेंगे बस वो खींच लेगा पानी, चढ़ जाएगा पानी, वो कैपिलरिटी एक्शन से होता है। आप भगवान के आगे दिया जलाते हैं, दिवाली में जलाते होंगे, जो भी कभी कहीं ना कहीं दिया जलाया होगा आपने, तो उसमें आप एक बाती लेते हैं, कॉटन की वो तेल लेते हैं और ऐसे घी भी लगाते हैं, घी का या दिया जैसे जला रहे हैं आप लगा देते हैं, तो वो आगे जलाते हैं दिए को, और हमेशा जलता रहता, पूरा तेल या पूरा घी चढ़ जाता है उसी में, खत्म हो जाता धीरे, घंटे 2 घंटे 4 घंटे में दिया। तो वो कैसे चला जाता है आगे? कैपिलरी, क्योंकि जो कॉटन की बड होती है उसको आप जब घिसते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाती बोलते हैं। जो बाती बनाते हैं, दिया बाती बोलते हैं, बाती बनाते हैं, उसमें कैपिलरी बन जाती है पतली पतली, वो तेल को खींचती रहती है, नीचे से ऊपर चढ़ता रहता है तेल, जलता रहता है तेल। बाती तो बाद में जलेगी, थोड़ी सी जलती, तेल जलता रहता है। ये भी एक्शन हो जाता है। और देखिए बायो पढ़ रहे हैं तो बायो का एग्जांपल, जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो सैप होता है, पौधों का रस, जमीन से लेकर चुंडी तक उसके, भाई कई तो पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, पानी तो जड़ में देते हो आप, कभी कभी तो नेचुरल खींचते हैं पानी। कुछ जंगली पेड़ होते हैं जिसको पानी देने की आवश्यकता नहीं है, वो इतने ताकतवर होते हैं, खींच लेते हैं। तो आखिर सोचिए, इतना मान लीजिए अभी हम लोग नैनीताल घूमने गए थे, बहुत 100 फीट लंबे पेड़ दिख रहे, तो वो जमीन से उनकी चुंडी तक, टॉप तक पानी कौन पहुंचा रहा है? आप तो कोई पौधा लगाते हैं तो उसके जड़ में पानी देते हैं 200 400 600 ml, कि भाई रोज देंगे तो ये पानी बढ़ेगा, लेकिन उसके सर तक पानी कैसे पहुंचता है? ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी की वजह से जो सैप होता है, जो पौधों का रस है, वो चढ़ता रहता है और बनता रहता है। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप समझ पाए होंगे, इसलिए कैपिलरी एक्शन जानना समझना बहुत जरूरी। थोड़ा मजे के लिए मैंने ये सब बातें बता दी, तो आप समझ गए होंगे कैपिलरी एक्शन क्या है। किसी भी लिक्विड का कैपिलरी में चढ़ जाना या उतर जाना, इट इज नोन एज ए कैपिलरिटी। और जो बातें बताई उनमें से 1-2 एग्जाम्पल आपके सामने पेश हैं, फाइबर्स, टॉवेल्स और पौधों का रस, सैप, मैंने बता दिया था, तो आप समझ पाए होंगे। अब अगली बातचीत हम लोग देखते हैं, ये भी देने की कोशिश करेंगे, जैसे फिजिक्स में क्या है, कितना चढ़ता है भाई बताओ, तभी फिजिक्स मानेंगे, तभी काम आएगा ह्यूमैनिटी के लिए, तभी
थप्पड़ मारने पे दर्द होता है, लेकिन कितना दर्द होता है ये पता नहीं कर पा रहे, इसलिए थप्पड़ मारने पे फिजिक्स लगा नहीं पा रहे। खैर एनीवे, आप समझ पा रहे होंगे मुद्दे की बात। तो एसेंट फॉर्मूला का मतलब यह है कि पानी या जो फ्लूइड है वो कैपिलरी में कितना चढ़ेगा, एच एसेंट, और एच अगर निगेटिव है तो कितना गिरेगा, कितना एच होगा, इसी को बोलते हैं एसेंट फॉर्मूला। और फॉर्मूला फॉर कैपिलरी राइज भी बोल देते हैं, जो आप समझ गए होंगे। इस फॉर्मूले को घोंट लेते हैं हम लोग। यहां देखिए ये फॉर्मूला है, और ये कितना चढ़ता है, एच 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। टी है सरफेस टेंशन, थीटा है एंगल ऑफ कांटेक्ट, और थीटा हो गया, टी हो गया, आर क्या है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ये आर आपकी हो गई रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, ये जो है आर, स्मॉल आर की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम राइजेस, कितना हाइट चढ़ रहा है या उतर रहा है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी आप पहचानते हैं, सारी बातें हो गई। इसका एक फॉर्मूला और पढ़ेंगे जो कैपिटल आर के सेंस में होगा। ये जो मेनिस्कस है इसका आर कितना है, तो वो भी हम लोग देखेंगे अभी, लेकिन ये किस सेंस में है, कैपिलरी का रेडियस इस इन्वॉल्व किया गया है। अब हम लोग अगला फॉर्मूला देख लेते हैं जो इस आर को इन्वॉल्व करता है। यहां पर आप देखें तो आप लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू आर अपॉन कॉस थीटा। ये देखिए ट्रायंगल बन गया ना, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो स्मॉल आर की जगह आप कैपिटल आर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए h था 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी। आर की जगह आपने कैपिटल और cos थीटा रखा, cos थीटा थीटा कट गया और फॉर्मूला आ गया 2t r रो जी। इस r को अगर इसके साथ चिपका दें तो ये वैल्यू हो जाती है 2t अपॉन रो जी। और फॉर गिवन लिक्विड एंड अदर मटेरियल इंटरफेस, ग्लास और पानी ले लिया तो उसके लिए ये वैल्यू फिक्स हो गई। फॉर ए गिवन सैंपल, फॉर ए गिवन कपल, फॉर ए गिवन टू मीडिया, हमारे लिए ये सिचुएशन सेम है क्योंकि सरफेस टेंशन सेम हो जाएगा किसी लिक्विड का, डेंसिटी ऑफ लिक्विड सेम है, जी सेम है, तो दिस विल बिकम कांस्टेंट। क्या मैं यहां नाटक करूं? नहीं, अगली जगह करूंगा। तो 2t अपॉन, ये जानना थोड़ा सा जरूरी है, ये कांस्टेंट होता है फॉर गिवन सैंपल। तो नहीं, एच और आर का गुणनफल या प्रोडक्ट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी रेडियस को अगर आप बढ़ा देंगे हाइट कम हो जाएगी। इसीलिए मैं वहां पर कह रहा था कि अगर कैपिलरी पतली होगी तो हाइट पानी ज्यादा चढ़ जाएगा, पानी 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 पानी। लेकिन अगर आप चौड़ी ले लेंगे थोड़ी तो हाइट इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि यहां पर देखिए रेडियस बढ़ाया तो हाइट कम हो गई। और नॉर्मल ट्यूब ले लेंगे तो चढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि हाइट उसमें बहुत ही कम होगी, नहीं चढ़ने की स्थिति आ जाएगी। बात पकड़ में आ गई, ये पकड़ के रखिएगा। तो यहां पर कैपिटल आर पिक्चर में है, और कैपिटल आर का मतलब है जो मेनिस्कस का रेडियस है। यहां कहीं लिखा है क्या? आपको समझा दिया मैंने, ये आर है। तो इस आर को आप इन्वॉल्व करके रखिएगा। मेनिस्कस का रेडियस, मेनिस्कस का रेडियस मतलब ये जो बना है, इसी को ऐसे अगर गोला टाइप कंप्लीट कर दो तो इसी का ये रेडियस है। बड़ा आसान भाई, कोई उलझन वाला मामला थोड़ी है। अच्छा, अब मजेदार बात क्या होती है कि एक हमने कैपिलरी लगाई, पानी चढ़ गया, अब हमने क्या किया, उस कैपिलरी को काट दिया पानी के अंदर से, तो क्या फव्वारे की तरह पानी निकलेगा? मैं दूसरी उल्टी साइड बता रहा हूं। आपने कैपिलरी डाली पानी में, पानी यहां तक चढ़ गया, हमने इसको यहां से कट्टे से तलवार से काट दिया, तो पानी क्या करेगा? पानी फव्वारे की तरह निकलेगा, क्योंकि पहले ऊपर तक चढ़ा था, या ड्रॉपलेट बन के चुएगा, या भैया कुछ नहीं होगा। तो इसका आंसर है पानी बाहर नहीं निकलेगा, ना फव्वारे की तरह ना ड्रॉपलेट की तरह। फिर क्या होगा? होगा ये कि वो जो जहां तक काटा है आपने, इसे बोलते हैं कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट हाइट। समझने के लिए, क्योंकि इनसफिशिएंट हाइट का मतलब है उतनी हाइट आप नहीं प्रदान कर पाए जहां तक पानी चढ़ना चाहता था। चढ़ाना चाहता था 20 सेंटीमीटर, आपने कैपिलरी पकड़ रखी है 15 सेंटीमीटर की, तो इनसफिशिएंट हाइट हो गई। या जैसे मैंने बताया, काट दिया तो मजा आता समझने में, तो चूहेगा पानी नहीं, फव्वारे की तरह नहीं निकलेगा। उसका जो टॉप का मेनिस्कस है वो अपना आर एडजस्ट कर देगा। आपने समझा था ना
कि H इंटू आर रहता है कांस्टेंट पीछे से, यहां शायद L लिखा हुआ, L लिख दिया है, अब HR ही पकड़ लीजिए। अब आपको हाइट कम कर दिए तो ये R बढ़ा देगा अपना, यानी वो चूहेगा नहीं, वो मेनिस्कस जो है वो और R बढ़ा देगा और टिका रहेगा मैदान में। तो सिचुएशन इनसफिशिएंट हाइट में ये कहानी बन जाएगी, दिस विल नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन, दिस विल हैपन, R विल इंक्रीज्ड, R डैश पहले वाले R से बढ़ेगा, ये जो लिखा हुआ है। बात पकड़ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं, ठीक है। इफ द ट्यूब मेक्स एंगल फाई, अगर ट्यूब को हमने वर्टिकल से फाई एंगल लुढ़का दिया है तो हाइट कितनी अब हो जाएगी, वो बड़ी सिंपल सी बात है, H डैश इज इक्वल टू H अपॉन कॉस फाई। ये भाई ये H डैश कितनी हो जाएगी वगैरह वगैरह आराम से आप निकाल सकते हैं। बात समझ गए होंगे ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। भाई ये गिरा दो ना यहां पर, ये H डैश था, ये आपका हाइट था, ये फाई है तो 90 माइनस फाई हो गया, और ये साइन फाई का लगा दोगे तो कॉस आ जाएगा, साइन। और भी बहुत तरीके से समझ सकते हैं, 90 माइनस फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, और साइन 90 माइनस फाई कॉस फाई होता है। तो समझ गए होंगे, इससे ये फॉर्मूला आ जाएगा, पकड़ के रखिए H अपॉन कॉस फाई। बहुत अच्छी बात है। एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो सारी बातों को बहुत शानदार अंदाज में क्लैरिटी मिल रही है। डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक फिजिक्स में आसान है। और अगर आपको कोई डिफिकल्ट लगे टॉपिक बेटा तो आप कमेंट में बताइए, मैं उसको हलवा बना के पेश करूंगा। मुझे मजा आता है ये करने में, चाहे जितना मुझे पढ़ना पड़े, 1 किताब 5 किताब 10 किताब, कुछ और बातें समझनी पड़े समझेंगे, लेकिन सरलता से बात करेंगे। जैसे फिजिक्स से आप फिजिक्स को अपना दोस्त माने, तभी तो आप आजकल तो 720 में 720 लाता है लड़का, टॉपर लड़का, तो आपका कंपटीशन कट थ्रोट बहुत हाई लेवल का है। उस सिचुएशन में एम्स दिल्ली अगर पहुंचना है तो आपको फिजिक्स से तो प्यार करना पड़ेगा तभी तो 705 और 10 ला पाएंगे आप। A capillary tube whose inside radius is 0.5 millimeter is dipped in water having surface tension this one. To what height is the water raised above the normal water level? Angle of contact water is glass is 0 degree. Density of water this one and G is this one. हमें फॉर्मूला पता था 2t cos थीटा R रो जी, ये फॉर्मूला घोटा, R कहता है रेडियस ऑफ ए कैपिलरी। अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 लिख देते हैं पहले। सरफेस टेंशन बेटा कितना है, 7 इंटू 7 इंटू 10 की पावर -2, कॉस थीटा में कॉस 0 डिग्री आ गया। रेडियस ऑफ कैपिलरिटी 0.5 mm है, ये हो गया भाई। और ये रहा 10 की पावर 3 डेंसिटी, और जी रहा 9.8। कुछ है थोड़ी, बस देखिए 2.86 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, और ये रहा 2.86 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर आ गया। इतना हाइट एसेंट फॉर्मूले के तहत ही चढ़ेगा। हट जाता हूं, नोट कर लें आप, देखिए कोई समस्या नहीं है। खैर, इसको नोट कर पाए होंगे। अगला कदम चलते हैं और आगे की कहानी देखते हैं बेटा। ये एक और न्यूमेरिकल आपके लिए पेश है। ए ग्लास ट्यूब ऑफ रेडियस 0.4 mm is dipped vertical in water. Find up to what height the water will rise in the capillary if the tube in the inclined at an angle of 60 degree, 60 degree है बेटा, with the vertical, how much length of the capillary is occupied by water? H डैश वही निकालना है। हमने पढ़ा था कि लेंथ या H डैश का फॉर्मूला क्या था, H अपॉन कॉस फाई, ये भी समझाया था आपको, अंत में लगा देंगे। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिस वन एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दिस वन। हमें पता है जो H निकालते हैं हम लोग वो 2t cos थीटा R रो जी से निकालते हैं, यहीं पे फिट कर देते हैं। 2 लिखा, सरफेस टेंशन 7 इंटू 10 की पावर -2, और एंगल ऑफ कांटेक्ट लिखा है 60 डिग्री, 60 वर्टिकल से, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट यहां पर हम 0 लेके चल रहे हैं। ग्लास और पानी का मामला दिया है, जब नहीं दिया है तो 0 पकड़ ले आप। प्योर वाटर और ग्लास के बीच का ऐसे ले लेते हैं, प्योर ग्लास के बीच का, और ये वैल्यू हो गई 0.4 इंटू 10 की पावर -3, रो है इसका 10 की पावर 3 एंड 9.8, तो ये वैल्यू हो गई 3.57 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, या 3.57
सेंटीमीटर। नॉर्मल सवाल होता तो यहीं पे रोक देते, लेकिन क्योंकि इसको वर्टिकल से इंक्लाइंड कर दिया आपने, और इंक्लिनेशन कितना दिया है कैपिलरी का, वर्टिकल से 60 डिग्री, तो इसको देखते हुए हम जो लेंथ निकालेंगे वो h अपॉन कॉस 60 हो जाएगी, यानी 3.57 अपॉन कॉस 60 की वैल्यू होती है आधी, तो डबल हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 7.14 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको आप नोट कर सकते हैं बहुत ही प्यार से। तो मैं हट जाता हूं, इसको आप नोट कर लें बेटा। और अब समय आ गया है आपके सामने 3 क्वेश्चन चैलेंज का, जैसे मैंने वादा किया था वो दिखाता हूं आपको। तो देखिए यहां पर ये मैं लिख देता हूं पार्ट चैप्टर 3 पार्ट 4, चैप्टर 13 पार्ट 4, जिससे कि आपका आंसर जब पूछना हो आपको तो इसको लेके पूछ सके या मैं दे सकूं आपको। तो ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, पोस्ट योर आंसर्स इन कमेंट सेक्शन एंड फॉर आंसर्स ज्वाइन अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। इसका क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, ये तीनों क्वेश्चन जो चैलेंज के रूप में 3 क्वेश्चन चैलेंज है, ये एक्सेप्ट कीजिए आप, और ये इसी टॉपिक पर बेस्ड है और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आ चुके सवाल हैं। तो देखना यह है कि आप इतना समझने के बाद इसको बता पाएंगे कि नहीं। तो मैं इसको किनारे से पढ़ता हूं जैसे आपको दिखता भी रहे। इफ ए सोप बबल, ये बबलर ना होके बबल है, एक्सपैंड्स द प्रेशर इनसाइड द बबल, अब ए बी सी डी है कि इंक्रीज डिक्रीज, आप देख लीजिए इस सवाल को, 2022 में आया हुआ है, और इसका कमेंट करके आंसर बताइए। मैं 5 सेकंड के लिए रुक जाता हूं कि कोई बच्चा इसको पॉज करके नोट करना चाहे, ध्यान देना चाहे या कर सके। हो गए 5 सेकंड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 2 आपके सामने पेश है और 2020 का सवाल है। ए लिक्विड डज नॉट वेट द सॉलिड सरफेस ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये 4 ऑप्शंस हैं। फिर से 5 सेकंड आपको देता हूं, हट जाता हूं, और आप इसको नोट कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, और भी चीजें कर सकते हैं जिससे कि आप शांति से बातों को पकड़ पाए। चलिए नंबर 3 चैलेंज, क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देखते हैं। ये काफी लंबा है, मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं, इसके लिए मैं 7-8 सेकंड आपको देता हूं, जिसे स्क्रीनशॉट या पॉज करके आप पढ़ सकें। तो 5-7 सेकंड ले लीजिए और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, पॉज करके इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, फिर बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आसान भाषा में आपको समझ में आए, वीडियो देखने के बाद न्यूमेरिकल निकलने लगे, इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, इसी से सारी बात हो जाएगी। पूरे सिलेबस का कवरेज है, एक क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं आएगा। तो आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं और अरविंद एकेडमी नीट चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए। अगर इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, अरविंद एकेडमी नीट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये सारे कंटेंट कोटा से मैच करते हैं या कई मानों में कई जगह और सरलता से बेहतर होंगे। किसी भी ऑनलाइन जगह आप पढ़ रहे हो बड़ी से बड़े नाम के साथ, आप देखेंगे कि ये लेक्चर सरल लगेंगे आपको और इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू डाइजेस्ट, और उसके बाद आप सवाल निकालने लगेंगे, न्यूमेरिकल आपसे होने लगेंगे। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अरविंद एकेडमी नीट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।